अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें। ऑफिस में संजना रॉय ने एक हाथ आदित्य शर्मा के कंधे पर रखा। आगे झुकी अपना मुंह आदित्य शर्मा के कान के पास लाए। उसकी हरकतें बेहद अंतरंग थी। आदित्य शर्मा संजना रॉय की हरकतों से चौंक गए और सहज रूप से पीछे हट गए। उन्होंने अभी संजना रॉय ने जो कहा वह सुना नहीं। संजना रॉय ने आदित्य शर्मा को पकड़ा, मुंह बनाया और असंतुष्ट होकर बोली, तुम क्यों छिप रहे हो? डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? हाँ नहीं, मुझे डर है कि कोई और देख लेगा और गलतफहमी होगी और इसका असर अच्छा नहीं होगा। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से कहा, अब गलतफहमी का डर है और असर अच्छा नहीं होगा। कॉलेज में तुम्हें डर क्यों नहीं था? मुझे याद है कि हर बार जब बड़ी कक्षा होती थी तुम जानबूझकर मेरे करीब आते थे। क्या अब जब तुम अमीर हो गए हो तो मुझे पसंद नहीं करते? संजना रॉय ने छेड़ा, तब क्या हम युवा और बेपरवाह नहीं थे? आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से अपना सिर कुचलाया, तो तुम अब बेपरवाह हो जाओ। आदित्य शर्मा की शर्मीली नजरों को देखकर संजना रॉय को और छेड़ने का मन हुआ। हाँ, आदित्य शर्मा ने एटिपटेट ढंग से मुस्कुराया। ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मुझे डर नहीं है। तुम्हें क्या डर है? ओम ठीक है, एक मिनट रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ। आदित्य शर्मा पीछे हटा और बाहर चला गया। उसने कुछ कुर्सियां ली और उन्हें एक के बाद एक रखा। ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर हो। ये दृश्य देखकर संजना रॉय का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सचमुच ऐसा नहीं करेगा, है ना? ये लड़का, वह वाकई बिगड़ गया है। आ जाओ, अगर वह वाकई ऐसा करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उनकी चचेरी बहन हूँ। हम जैसे कि हम खून से संबंधित नहीं हैं। हाय, मजाक ज्यादा हो गया। गहरी सांस लो, शांत हो जाओ। आयशा, तुम निश्चित रूप से यह कर सकती हो। संजना रॉय ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जितना वह आराम करना चाहती थी उतनी ही तेजी से उसका दिल धड़कता था। दरअसल संजना रॉय को आदित्य शर्मा बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज में उसने स्वीकार किया था कि आदित्य शर्मा उसके करीब आए। एक समय संजना रॉय ने सोचा था कि अगर आदित्य शर्मा ने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो वह तुरंत हाँ कर देगी, लेकिन कॉलेज ग्रेजुएशन तक उसे इंतजार करना पड़ा। मूल रूप से संजना रॉय ने सोचा था कि आदित्य शर्मा के साथ उसका रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे फिर से मिलेंगे और उनके बीच एक खास नाता भी होगा। शायद ये भगवान का संजना रॉय के लिए संकेत है, लेकिन चाहे वह कितना भी सुझाव दे, वह आदित्य शर्मा के साथ यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, हो गया, चलो। आदित्य शर्मा ने माहौल बनाया और संजना रॉय का जद जैसा हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। संजना रॉय घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, साहिल, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आदित्य शर्मा ने संजना रॉय की बातें बिल्कुल नहीं सुनी और उसे सीधे कुर्सी पर खींच लिया। बस ऐसा लगता है कि आज की मुसीबत से बचना नामुमकिन है। ठीक है, अगर छिप नहीं सकती तो मैं छिपूंगी नहीं। मैं अपनी आंटी को फैसला करने दूंगी और मुझे एक वैध पहचान दिलवाऊंगी। ये सोचकर संजना रॉय ने अपना दिल मजबूत किया और धीरे धीरे लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने लाल होठों को काटा। उसका चेहरा इतना लाल था कि लगभग खून टपकने वाला था। साहिल, यह मेरा पहला मौका है। धीरे से, क्या तुमने क्या कहा? आदित्य शर्मा ने संजना रॉय के शब्द नहीं सुने। वह आयशा को लेते देख बहुत हैरान हुआ। आयशा, तुम लेट क्यों गई? जल्दी उठो, क्लास शुरू होने वाली है। क्लास? संजना रॉय चौंक गई। वह उठकर बैठी और आदित्य शर्मा को सीधे घूरने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे हल्का फुल्का होने के लिए नहीं कहा था? अब हम कॉलेज में बड़ी क्लास ले रहे हैं। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए दौड़ा। ही कैसा है? बहुत अच्छा मूड। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। तुम्हारी बहन का मूड? संजना रॉय ने अपना पैर उठाया और सीधे कुर्सी पर लात मारी। आदित्य शर्मा तैयार नहीं था और पूरा व्यक्ति नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने एक हाथ से जमीन को दबाया और जोर से धक्का देकर अपने शरीर को स्थिर किया। आयशा, तुम क्या कर रही हो? मेरी कुर्सी को क्यों लात मारी? आदित्य शर्मा ने आयशा को संदेह के साथ देखा। कुर्सी को लात मारी? मैं तुम्हें लात मारना चाहती थी, लेकिन कौन गलत हो गया? संजना रॉय ने गुस्से में चिल्लाया। अब संजना रॉय शर्मिंदगी और गुस्से में एक छेद खोजकर उसमें घुस जाना चाहती थी। यह क्या था? मैंने आखिरकार अपनी पैंट उतारने का मन बना लिया और तुम ये खेल खेलते हो। आयशा, तुम्हें क्या हो गया? अगर तुम ये खेल नहीं खेलना चाहती तो चलो खाना खाने चलते हैं। तुम्हारी बहन का खाना? संजना रॉय गुस्से में आ गई, खड़ी हुई और ऑफिस से बाहर चली गई। आदित्य शर्मा का चेहरा हैरानी से भरा था।
वह बीमार थी, चेहरा कैसे बदल लिया? क्या तुमने मुझे हल्का फुल्का होने के लिए नहीं कहा था? मैंने बहुत समय बिताया लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सजावट देखो, कितनी कितनी बिस्तर जैसी है। बिस्तर मैं समझ गया। आदित्य शर्मा को अचानक समझ आया, आयशा ने गलत समझा तो उसने क्या किया? क्या बुरा हुआ? गर्मी हो गई। आयशा मेरी बात सुनो। आदित्य शर्मा जल्दी से उसके पीछे भागा। एक ऑडी एक कार में संजना रॉय गुस्से से ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। उसके कंधे झुके हुए थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। आदित्य शर्मा सह पायलट सीट पर शर्मिंदगी के साथ बैठा था। वह बार बार अपना सिर कुचलाता रहा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लंबे समय तक चुप रहने के बाद आयशा ने देखा कि आदित्य शर्मा अभी भी नहीं बोला तो उसने गुस्से में थप्पड़ मारा। तुम बंदर हो क्या खुजला रहे हो? आकाश में बंदर होता। बंदर कितने चतुर होते हैं। मैं कैसे? हाय। आदित्य शर्मा ने लंबी सांस छोड़ी। तुम्हें क्या हुआ? संजना रॉय ने हंस सिकोड़कर पूछा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। केला मेरे मुंह तक आया था लेकिन मैंने उसे नहीं खाया। आदित्य शर्मा ने उदास चेहरा बनाकर सांस ली। आदित्य शर्मा के चेहरे को देखकर संजना रॉय हंस पड़ी। हाँ, तुम बेवकूफ हो, मुंह तक केला आने पर भी नहीं खाते। तुम्हें सिंगल रहने का हक है। बिल्कुल। आयशा को हंसते देख आदित्य शर्मा ने जल्दी से मौका पकड़ा। मुझे माफ कर दो आयशा, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम। फिर से उल्लेख करो। संजना रॉय ने आदित्य शर्मा को घूर कर देखा। आदित्य शर्मा ने बार बार हाथ हिलाए। नहीं उल्लेख करूंगा, नहीं उल्लेख करूंगा। हम यह मत सोचो कि तुम कुछ अच्छा बोल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हें मुझे एक बड़ा भोज देना होगा। कोई समस्या नहीं, तुम आज खुलकर खाओ और मैं भुगतान करूंगा। आदित्य शर्मा ने अपनी छाती थपथपाई और उदारता से कहा, ये तुमने कहा, पछताना मत। मुझे डर है कि तुम इस बिल को नहीं चुका पाओगे। संजना रॉय ने आदित्य शर्मा को शरारती मुस्कान के साथ देखा। मजाक कर रहे हो? मैं कोई बिल नहीं चुका सकता। अब आदित्य शर्मा एक अमीर आदमी था। उसके बैंक कार्ड में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन लग्जरी मोटर्स शोरूम के खाते में बहुत सारा पैसा था। राहुल कपूर ने अकेले 10 लाख से ज्यादा का योगदान दिया था, लेकिन आदित्य शर्मा को विश्वास नहीं था कि संजना रॉय 10 लाख से ज्यादा खा सकती थी। काफी आत्मविश्वास है। मुझे आशा है कि तुम वहां जाने पर भी इस आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हो। संजना रॉय ने अपना मुंह उठाया, कार शुरू की और तेजी से लग्जरी मोटर्स शोरूम से बाहर निकल गई। 40 मिनट बाद संजना रॉय ने धीरे धीरे कार रोकी। उसने आदित्य शर्मा को देखा और मुस्कुराए। हम पहुंच गए, कार से उतरो। आदित्य शर्मा बाहर की शानदार कपूर मैंशन को देखकर चौंक गया। ये कहाँ आ गए? यह मेरा घर है, होटल नहीं कि यही वह रेस्तरां है जिसकी मैं बात कर रही थी। संजना रॉय ने मुस्कुराया और आदित्य शर्मा को नजरअंदाज किया। दरवाजा खोला और कार से उतर गई, फिर अंदर चली गई। एक आयशा, मेरे लिए रुको। आदित्य शर्मा ने कार का दरवाजा खोला और जल्दी से उसके पीछे भागा। क्यों? संजना रॉय ने मुड़कर आदित्य शर्मा को देखा। आदित्य शर्मा ने अपना सिर कुचलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? कि ही अनुमान लगाओ। संजना रॉय ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराया। मैं कहाँ से अनुमान लगाऊं? आयशा, चलो दूसरी जगह चलते हैं। दरअसल मैं यहाँ रहता हूँ। मैं है, मत जाओ। आदित्य शर्मा संजना रॉय को दूसरी जगह जाने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन आयशा ने बिल्कुल नहीं सुना और कुछ कदमों में दरवाजे तक पहुंच गई। मैं आज यहाँ हूँ। इस भोजन के दौरान तुम कुछ भी कहो ये बेकार है। हम, आयशा ने हफ्ते हुए कहा, अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। बस आदित्य शर्मा ने अपनी माथे पर थपकी दी और उदास होकर कहा, अब सचमुच खत्म हो गया। मेरी गडेमदर चाहती थी कि मैं अपनी बहनों में से किसी एक के साथ डेट करूं। अब मैं एक और लड़की को घर लाया हूं। मेरी गडमधर क्या सोचेंगी? मैं कहूं कि यह मेरी सहपाठी है। क्या मेरी गॉडमर विश्वास करेंगी? मैं खुद भी विश्वास नहीं करता। ये वाकई अजीब है। उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? हे, तुम क्या कर रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। संजना रॉय की आवाज आई। आदित्य शर्मा ने ऊपर देखा। कपूर मैंशन का दरवाजा पहले से ही खुला था। आयशा तो अंदर चली गई थी। यह अंदर चली गई। इतनी अच्छी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे लिए रुको। संजना रॉय ने अपनी बाहें उठाई, मुड़ी और कपूर मैंशन में प्रवेश कर गई और आदित्य शर्मा जल्दी से पीछे गया। लिविंग रूम में संजना रॉय ने आदित्य शर्मा को शरारती मुस्कान के साथ देखा। बैठो, संकोच मत करो। आदित्य शर्मा अभी बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। ठीक है, ठीक है, रुको। नहीं, ये तुम्हारा घर है या मेरा? तुम मुझे क्यों बुला रही हो? ही मेरे बारे में क्या? संजना रॉय ने मुस्कुराया और सोफे पर बैठ गई। आदित्य शर्मा ने सोचा। सोचने के बाद वह आयशा के पास गया और फुसफुसाया, आयशा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यह मेरी गॉडमर का घर है और मैं यहाँ रहता हूँ।
तुम्हें यहाँ लाना वाकई असुविधाजनक है। चलो बाहर खाने चलते हैं। तुम बताओ क्या खाना चाहती हो। जो भी कहो मैं कभी मना नहीं करूंगा। कैसा है? आदित्य शर्मा की घबराहट देखकर संजना रॉय का दिल खुशी से खिल उठा। उसे लगा कि उसने अभी की शर्मिंदगी और गुस्से को वापस पा लिया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी आंटी शांति को फोन करके अपने अंकल तुम्हारी गॉड मंदिर को बुलाने को कहा। एक जूनियर के रूप में मैं बड़े के आने से पहले नहीं जा सकती। ये बहुत असभ्य होगा। संजना रॉय ने दिखावा किया। चिंता मत करो, मैं मेरी गॉडमर को समझा दूंगा। यह असभ्य नहीं है, आदित्य शर्मा ने आग्रह किया। चलो थोड़ी देर में बहुत देर हो जाएगी। तुम मुझे क्यों जाना चाहते हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था मैं खाने की जगह चुन सकती हूँ? लेकिन जब मैंने चुना तो तुम सहमत नहीं हुए। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता था कि तुमने ये जगह चुनी। आदित्य शर्मा लगभग उदास हो गया था। वैसे भी मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आज यहीं खाऊंगी। संजना रॉय ने अपनी टांगे क्रॉस की और सोफे पर लेट गई। वह मुद्रा यहाँ की मालकिन जैसी थी। तुम कौन वापस आया? बिल्कुल उस समय अंजलि मेहता की आवाज आई। साथ में सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज थी। ये सुनकर आदित्य शर्मा का दिल ठंडा पड़ गया। बस इस बार मैं सचमुच नहीं जा सकता। बेहतर है कि मैं सोचूं कि इसे कैसे समझाऊं। जल्द ही अंजलि मेहता सीढ़ियों के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। संजना रॉय जल्दी से खड़ी हुई और अंजलि मेहता को मीठी मुस्कान के साथ देखा। अंजलि मेहता ने आयशा को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। ये देखकर आदित्य शर्मा ने चुपके से बुरा होने की आशंका जताई और जल्दी से समझाया, गॉड अंदर वह मेरी छोटी, तुम यहाँ क्यों हो? आदित्य शर्मा के बोलने से पहले अंजलि मेहता ने आश्चर्य के साथ चिल्लाया। आंटी! आयशा ने मधुरता से पुकारा। पुकारते हुए उसने अपनी बाहें खोली और एक पक्षी की तरह अंजलि मेहता की बाहों में उड़ गई। अंजलि मेहता बहुत खुश थी। उसने आयशा को सीधे गले लगाया और दोनों ने उत्साहपूर्वक गले लगाया। आदित्य शर्मा हैरान रह गया। आंटी, यह क्या हो रहा है? ये नाम कैसे आया? ओह, मेरी छोटी आंटी को देखने दो। 1 साल से ज्यादा हो गया। आंटी को तुम्हारी बहुत याद आई। अंजलि मेहता ने अपना हाथ उठाया और आयशा का सिर छुआ। उसका चेहरा प्यार से भरा था। वह फिर से सुंदर हो गई है और छोटी भी अब बड़ी लड़की बन गई है। कि क्या मैं अपनी आंटी की तरह नहीं हूँ? आंटी, इतनी सुंदर है मैं। अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश भी की तो मुझे इस दरवाजे में घुसने की हिम्मत नहीं होती। आयशा ने अंजलि मेहता के कंधों को पकड़ते हुए कहा। मुंह अभी भी इतना मीठा है। अंजलि मेहता ने नरमी से मुस्कुराया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं कुछ समय पहले तुम्हारी बात कर रही थी, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम आज आ जाओगी। ये कैसा है, तुमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया? हम ग्रेजुएट हो गई। आयशा ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बड़े कजिन ने मुझे कपूर एंटरप्राइजेज में मदद करने के लिए कहा। मैं 2 दिन घर पर रुकी तो जल्दी से आ गई। ठीक है, कपूर एंटरप्राइजेज हमारा अपना बिजनेस है। तुम्हें आना ही चाहिए और मदद करनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता ठीक हैं? आपके आशीर्वाद से मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे हमेशा आपकी बात करते हैं। हाय, मुझे वापस जाकर देखना चाहिए। चलो मौका ढूंढते हैं। ठीक है, दोनों ने तुम एक बात कही, मैं एक बात और अंतरंग ढंग से रोजमर्रा की बातें की। आदित्य शर्मा पास में बहुत शर्मिंदा था। उसे लग रहा था कि वह अतिरिक्त है। 10 मिनट बाद अंजलि मेहता को आदित्य शर्मा की याद आई। उसने आदित्य शर्मा को इशारा किया, यांग यांग, जल्दी आओ और अपनी कजिन से मिलो। ये तुम्हारे गॉडफादर की बहन का बच्चा है। वरिष्ठता के हिसाब से तुम्हें कजिन कहना चाहिए। जल्दी आओ। गॉडफादर की बहन यानी मेरी आंटी। तो क्या वह वाकई मेरी कजिन है? नहीं, वह मेरी कजिन क्यों है? क्या वह मुझसे बड़ी है? आयशा ने जैसे आदित्य शर्मा के मन की बात देख ली। उसने मुस्कुराया, हम एक ही साल में पैदा हुए हैं, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन जून की शुरुआत में है और मेरा 20 मई को तुमसे बड़ा। जल्दी से मुझे कजिन कहो। 19वां दिन भी बड़ा कहलाता है। आदित्य शर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा कि एक दिन बड़ा भी बड़ा कहलाता है। जल्दी से कजिन कहो, आयशा ने गर्व से कहा। आयशा की आत्मसंतुष्टि देखकर आदित्य शर्मा को एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है। ठीक है छोटी लड़की, तुम मेरे साथ यह खेल खेलती हो। चलो इंतजार करते हैं। कजिन नमस्ते। आदित्य शर्मा ने अपने पीछे के दांत पीसते हुए 4 शब्द निकाले। कजिन, अच्छा बच्चा। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और आदित्य शर्मा को सिर पर थपकी दी। लिविंग रूम में आदित्य शर्मा, अंजलि मेहता और संजना रॉय सोफे पर बैठे थे। रोजमर्रा की बातें कर रहे थे। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा और आयशा को देखा, मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों एक साथ वापस आए। तुम कैसे मिले? हम मरीन ड्राइव पर लग्जरी मोटर्स शोरूम में मिले। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर आदित्य शर्मा ने आयशा को घूरा। उसने ये जानबूझकर किया होगा। ओ, वह वही है जिसे समूह अधिग्रह करना चाहता है।
वाला अंजलि मेहता ने पूछा। हाँ वही, आयशा ने पहले जवाब दिया। आंटी, मेरे कजिन ने मूल रूप से मुझे शोरूम में वित्तीय प्रबंधक के रूप में आवेदन करने के लिए कहा था और अवसर का उपयोग करके स्टोर के वित्त की जांच करने और अधिग्रह के लिए एक ठोस आधार तैयार करने के लिए मुझे नहीं पता था। आयशा के शब्द सुनकर आदित्य शर्मा उसके पास पहुंचा और उसका मुंह ढक लिया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं उससे मिलूंगा। वो आयशा का मुंह आदित्य शर्मा ने ढक लिया था और वह वो की आवाज निकाल रही थी। उसकी सुंदर आंखें चौड़ी हो गई और उसने आदित्य शर्मा को घोरा। ये देखकर अंजलि मेहता बहुत हैरान थी। यांग यांग, तुम छोटी के मुंह को क्यों ढक रहे हो? कि ही कुछ नहीं, उसने कहा कि उसे दांत में दर्द है और मैं उसे मसाज दे रहा हूं। आदित्य शर्मा ने अजीब ढंग से मुस्कुराया। क्या मेरी बहनों ने आपको बताया? मेरे पास मसाज का अच्छा हुनर है। ओह, ऐसा है, मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे यांग यांग के पास ये हुनर है। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया। यह उल्लेख करने लायक नहीं है, आदित्य शर्मा ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर आयशा को घूरा और आंखें मटकाता रहा। उसे चेतावनी दी कि वह कुछ न छोड़े। आयशा ने आदित्य शर्मा को नजरअंदाज किया। उसने अपना मुंह खोला और आदित्य शर्मा की हथेली में काट लिया। इस आदित्य शर्मा को दर्द हुआ और उसका चेहरा बदल गया। हालांकि अंजलि मेहता को असामान्यता का पता न चले इसलिए उसने दर्द सहा और जबरदस्ती मुस्कुराया। यांग यांग, तुम शोरूम में क्या कर रहे थे? अंजलि मेहता ने पूछा। ओह, मैं कार देखने गया था, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे बचपन से ही लैम्बोर्गिनी पसंद है। जब मेरे पास पैसा होगा मैं एक खरीदूंगा। कार खरीदना कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें कौन सी पसंद है मुझे बताओ, मैं फोन करके उन्हें कार घर लाने के लिए कहूंगी। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया। धन्यवाद गौडमदर। वो गौडमदर, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास जूस निचोड़ सकती हैं? आदित्य शर्मा ने कठिनाई से मुस्कुराया। जूस पीना है? मैं आंटी शांति से लेने को कहूंगी। नहीं गौडमदर, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से निचोड़े। ठीक है, आदित्य शर्मा ने अपनी आंखें झपकाए, नखरे करते हुए। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को प्यार से देखा। ठीक है, गौडमर तुम्हारे लिए निचोड़ेगी तो पहले आपस में बात करो। धन्यवाद गौडमदर की ही बस इंतजार करो। ये कहकर अंजलि मेहता उठी और रसोई में चली गई। अंजलि मेहता को जाते देख आदित्य शर्मा ने राहत की सांस ली और फिर उसने आयशा को घरा। अगर तुम नहीं छोड़ती तो मांस कट जाएगा। आयशा ने आदित्य शर्मा का हाथ धक्का दिया और अपना मुंह पोंछा। तुम्हें ये चाहिए? तुम? आदित्य शर्मा ने अपनी हथेली खोली। 2 पंक्तियों में दांतों के निशान दिखाई दिए। देखो, ये सब लाल हो गए हैं। यह मेरी गलती है, तुमने अपना हाथ मेरे मुंह में डाला। आयशा ने अपनी बाहें उठाई और गर्व के साथ देखा। तुमने भी कहा अगर मैं तुम्हारा मुंह नहीं ढकता तो तुम मेरे लिए रिसाव कर देती। आदित्य शर्मा ने गुस्से से कहा कि ही तुम डरते क्या हो? अगर आंटी को पता चले कि उनका गॉडसन इतना काबिल है तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। आयशा, हंसी मत आओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम बस मेरा रहस्य जानना चाहती हो। बिल्कुल, तो क्या बोलो या नहीं? अगर नहीं बोलते तो मैं आंटी को सच बता दूंगी। आयशा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? मैं ऐसा नहीं करना चाहता। सचमुच? अच्छा। आयशा ने रसोई की ओर मुड़कर देखा और अपनी आवाज उठाए। आंटी, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। चुप रहो, आदित्य शर्मा ने जल्दी से आयशा को रोका। क्या बात है? अंजलि मेहता की आवाज रसोई से आई। वो है गॉड, मेरी कजिन भी जूस पीना चाहती है। आयशा के बोलने से पहले आदित्य शर्मा ने पहले चिल्लाया। हाँ, मैंने उसके लिए तैयार कर लिया है, बस इंतजार करो। ठीक है, आदित्य शर्मा ने जवाब दिया। आयशा को देखा, दांत पीसकर कहा। ठीक है, तुम क्रूर हो, थोड़ी देर में मेरे कमरे में आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ही तुमने पहले ही कह दिया होता क्यों नहीं। आयशा ने गर्व से अपनी बाहें उठाए। आयशा की छोटे आदमी की सफलता वाली शक्ल देखकर आदित्य शर्मा का चेहरा उदास था। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम नीच हो? नीच? मैं तुम्हें एक और सच्चाई बता रही हूँ, महिलाओं को नाराज मत करो। मैंने तुम्हें कब नाराज किया? मैंने कहा नहीं। क्या तुम ऑफिस में हुई बात को भूल गए? आयशा ने आदित्य शर्मा को लाल चेहरे के साथ घोरा। आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल सही। आयशा ने अपना हाथ उठाया और आदित्य शर्मा को फिर से सिर पर थपकी दी। आज छोटी नन्ही, मेरे लिए इंतजार करो, यह मजाक नहीं है। जूस आ गया। अंजलि मेहता 2 गिलास जूस लेकर आए और उन्हें मेज पर रखा। धन्यवाद गौडमदर आंटी, जल्दी पियो। पहनना। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। आदित्य शर्मा और आयशा ने एक साथ जूस का एक घूंट लिया और एक साथ नीचे रखा। उनकी हरकतें बहुत समान थी। इसे देखकर अंजलि मेहता की मुस्कान और गहरी हो गई। थोड़ी देर बैठने के बाद आयशा ने मुस्कुराकर कहा, गौडमंदर, मेरे और साहिल के पास कुछ बात करने को है। हम पहले ऊपर जाते हैं। ठीक है, जाओ, हम सब एक परिवार हैं, ज्यादा बंधन में मत रहो। अंजलि मेहता ने मुस्कुराकर कहा। तो हम ऊपर जाते हैं। आयशा खड़ी हुई, आदित्य शर्मा को एक नज़र दी और आगे चली।
आदित्य शर्मा उदास होकर खड़ा हुआ और आयशा के पीछे गया। इस समय अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को रोका और आदित्य शर्मा ने आश्चर्य किया, क्या हुआ गॉडमर? अंजलि मेहता ने अपनी सुंदर आंखें उठाई, आयशा की ओर देखा और फिर फुसफुसाया, ये ठीक है, मैं देख रही हूं कि गॉडमर फैसला कर सकती है। हो आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, गॉडमर क्या आपके पास और कुछ काम नहीं है? अध्याय 27 कार्य पोस्ट करना। आयशा आदित्य शर्मा को खुश करती है। फूलों के लिए मूल्यांकन के लिए डिंग कजिन संजना रॉय के साइन इन की उल्टी गिनती। हो जब आदित्य शर्मा और आयशा कमरे में घुसे तो संकेत की आवाज दिमाग में गूंजी, क्या आयशा मेरे लिए साइन इन में मदद कर सकती है? सिस्टम ने पहले उल्लेख किया था कि आदित्य शर्मा से संबंधित कोई भी व्यक्ति उसके लिए साइन इन में मदद कर सकता है। आयशा उसकी कॉलेज सहपाठी और उसकी कजिन है, इसलिए ये शर्त स्वाभाविक रूप से पूरी होती है। अगर वह मेरे लिए साइन इन में मदद कर सकती है तो क्या मैं सिस्टम को बांध सकता हूं? आदित्य शर्मा की आंखें चमक उठी और उसके मुंह के कोने में एक शरारती मुस्कान उभरी। ही जब मैं वापस लड़ाई करूंगा। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या तुम कोई गलत इरादा बना रहे हो? चाय की मेज पर बैठी आयशा ने आदित्य शर्मा को मुस्कुराते हुए देखा और उसे सतर्कता महसूस हुई। मैं कौन सा गलत इरादा बना सकता हूं? तुमने तो अब मेरी कमजोरी पकड़ ली है। आदित्य शर्मा ने उदास होने का दिखावा किया। हम ये जानना अच्छा है। आयशा ने गर्व से अपने मुंह का कोना उठाया। बताओ तुमने लग्जरी मोटर्स शोरूम कैसे खरीदा? मुझे मूर्ख बनाया गया, वरना तुम्हें परिणाम पता है। हाय आदित्य शर्मा ने सांस ली। आयशा के पास गया और कहा, आयशा हम पुराने सहपाठी हैं और अब एक और कजिन का रिश्ता है। क्या तुम्हें मुझ पर इतना बेरहम होने का दिल है? हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, मेरे पास हैं और तुम्हारे पास भी। तुम नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारे रहस्य पता चले है ना? आयशा ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है। दरअसल मैं तुम्हारा रहस्य नहीं जानना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे परेशान किया तो क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता कि महिलाएं बदला लेती हैं? जल्दी अपना रहस्य बताओ और हमारे तुम्हारी बात बराबर हो जाएगी। तुम थोड़ी अनुचित हो रही हो। आदित्य शर्मा ने अन्यायग्रस्त दिखाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में वह विचार था, और वह भी इतना जंगली, वह भी ऑफिस में। तुम अभी भी इसका जिक्र कर रहे हो, है ना? आयशा का चेहरा लाल हो गया और वह सीधे खड़ी हो गई। लगता है तुम बताने की योजना नहीं बना रहे। मैं अभी तुम्हारा रहस्य उजागर कर दूंगी। तुम फिर से जल्दबाजी क्यों कर रही हो? क्या तुमने इसका जिक्र नहीं किया? मैंने किया। तुम नहीं कर सकते। मैं अभी बहुत गुस्से में हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, अलविदा। ये कहकर आयशा कमरे से निकलने वाली थी। दरअसल आयशा सिर्फ आदित्य शर्मा को डराना चाहती थी। वह इस तरीके से ऑफिस में खोई अपनी इज्जत वापस पाना चाहती थी। हालांकि आदित्य शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया। ठीक है, तुम जो कहो या जो बोलो वह काम नहीं करता, है ना? तो मुझे दोष मत दो। सिस्टम आयशा को बांधो। लक्ष्य लॉक बाइंडिंग। आयशा इस समय दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और उसे और भी बुरा लग रहा था कि आदित्य शर्मा ने उसे नहीं रोका। शांत रहो। ठीक है, मैं सीधे बाहर जाऊंगी ये देखने के लिए कि तुम घबराते हो या नहीं। डिंग पहचान जांच पहचान मेल खाती है। सिस्टम बाइंडिंग सफल। ये कौन सी आवाज थी? आयशा रुक गई और आदित्य शर्मा की ओर मुड़कर देखा। क्या तुम बोल रहे थे? आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए। नहीं है। क्या तुम शिकायत करने नहीं जा रही थी? अभी तक क्यों नहीं गई? तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगी? मैं अभी जा रही हूं। आयशा ने अपनी सुंदर आंखें घूरते हुए कहा और निकलने वाली थी, लेकिन इस समय उसके दिमाग में फिर से आवाज गूंजी। बधाई हो, आपने सिस्टम को सफलतापूर्वक बांध लिया है और सिस्टम रिलीज कार्य पूरा कर लिया है। आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। फिर से ये किसकी आवाज है? ऐसा क्यों लगता है कि यह मेरे दिमाग से आ रही है? आयशा फिर रुक गई। डिंग कार्य ट्रिगर कार्य पूरा होने से पहले आप कमरे से नहीं निकल सकती, वरना सजा होगी। क्या सजा? आयशा ने धीमी आवाज में पूछा। वहां से हो सकते हैं। वजन बढ़ सकता है, छाती पतली हो सकती है और बदसूरत हो सकती हैं। नहीं, आयशा ने सीधे चिल्लाया। कोई भी महिला अपनी छवि और दिखावट की परवाह नहीं करती। जितनी सुंदर महिला उतनी ही परवाह करती है। इस दंडात्मक उपाय ने वाकई आयशा को डरा दिया। तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मुझे डरा दिया। आदित्य शर्मा ने आयशा को शिकायत भरी नजरों से घरा। मेरे चिल्लाने से क्या? इसका तुमसे क्या लेना देना? आयशा ने गुस्से से कहा। कोई लेना देना नहीं। तुम बिना वजह चिल्लाए। जिन्हें नहीं पता वे सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया। तुम अपनी छवि का ध्यान नहीं रखती। मुझे तो रखना पड़ता है। आदित्य शर्मा ने हंस से कोड़ा। आयशा के साथ मुंह की लड़ाई में आदित्य शर्मा बहुत खुश था। आयशा की अभी की चीख से उसे पता चल गया था कि आयशा उससे डर गई थी। दरअसल कोई सजा नहीं थी। ये सब आदित्य शर्मा ने जानबूझकर कहा था ताकि आयशा को डराया जाए और उसे कमरे से निकलने से रोका जाए। आयशा को इस सिस्टम पर संदेह था, लेकिन वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अगर वाकई सजा होती तो उसे पछताना पड़ता।
ये सोचकर आयशा का आदित्य शर्मा के साथ झगड़ने का मूड नहीं रहा। उसने अपने दिल में फुसफुसाया, सिस्टम, क्या तुम अभी भी हो? हाँ, ये सच लगता है, वरना सवाल और जवाब कैसे होते? आयशा ने गहरी सांस ली और पूछना जारी रखा, तो अगर मैं बाहर नहीं जाऊं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी? आपको कार्य पूरा करना होगा वरना आपको अभी भी सजा मिलेगी। बेशक सजा और पुरस्कार एक दूसरे के सापेक्ष हैं। कार्य पूरा करने पर आपको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार? मुझे कौन सा पुरस्कार मिल सकता है? बहुत कुछ। क्या तुम अपनी काया से हमेशा असंतुष्ट नहीं रही? जब तक तुम कार्य पूरा करोगी तुम्हें काया बोनस मिलेगा। आयशा की शक्ल और स्वभाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कमी है, वह उसकी काया अच्छी नहीं है। यह उसकी हड्डियों से संबंधित है। उसका पेल्विस आगे की ओर झुका हुआ है, इसलिए भले ही पेट पर कोई चर्बी ना हो फिर भी निचला पेट होगा और कूलों की वक्रता अच्छी नहीं है। इस मामले की वजह से आयशा थोड़ी परेशान थी और एक समय पर उसने टाइट कपड़े पहनने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि पेशेवर कपड़े भी उसे व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित करने पड़ते थे ताकि उसकी काया छिप जाए। अब सिस्टम को ये कहते सुनकर कि यह उसकी काया को ठीक करने में मदद कर सकता है, आयशा बहुत उत्साहित थी। क्या तुम वाकई काया को आकार दे सकते हो? ये बहुत अच्छा है, तो मुझे कार्य दो, मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगी। डिंग, मिशन जारी। आदित्य शर्मा को खुश करो, उसे प्रसन्न करो। मिशन पुरस्कार काया जोड़ मिशन विफलता 10 माह से। आदित्य शर्मा को खुश करना। उसे क्यों खुश करना? उसने ही मुझे परेशान किया। आयशा ने अपनी सुंदर आंखें घूरते हुए बहुत नाक थी। डिंग, ये पता चला कि आपकी मानसिकता में समस्या है और यदि आप इस मानसिकता को जारी रखती हैं तो मिशन सीधे विफल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तुरंत अपनी मानसिकता को समायोजित करूंगी। आयशा डर गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी मानसिकता को समायोजित किया। कुछ सेकंड बाद आयशा मुड़ी और आदित्य शर्मा को चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। भाई आ गया ज्ञान, तुम अभी भी नाराज हो। तुम्हारी कजिन तुमसे मजाक कर रही थी, इसे गंभीरता से मत लो। आउच! आयशा की घातक आवाज सुनकर आदित्य शर्मा कांप गया। क्या ये वही आयशा है जिसे मैं जानता हूँ? कमरे में आदित्य शर्मा और आयशा एक दूसरे को देख रहे थे और बिस्तर के पास बैठे थे। आयशा का चेहरा मुस्कान से भरा था, उसका मुंह खिल रहा था। वह एहसास बहुत अजीब था। आदित्य शर्मा ने सहज रूप से पीछे हट गया। तुम क्या कर रही हो? आयशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा और मधुर आवाज में कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या ये तुमसे माफी मांगना नहीं है? यह मेरी गलती थी, मजाक ज्यादा हो गया। नाराज मत हो। तुम कहो कि नाराज मत हो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैंने अभी तुम्हें मनाने की कोशिश की लेकिन ये काम नहीं किया। आदित्य शर्मा ने अपना हाथ वापस खींचा और जानबूझकर ठंडा चेहरा बनाया। हाँ, यह मेरी गलती थी, तो नाराज मत हो। आयशा ने चापलूसी भरी मुस्कान दिखाए। जब तक तुम नाराज नहीं हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छे भाई, तुम कुछ भी कर सकती हो। आदित्य शर्मा ने अपनी बाहें उठाई और मुंह के कोने में मुस्कुराया। बिल्कुल, ये जानते हुए कि तुम बेहतर मूड में हो सकते हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूँ? करो। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। तो तुम मुझे कुछ बार भाई कहो। क्या कहना? आयशा रुक गई। उसकी सुंदर आंखें आदित्य शर्मा को भूल रही थी। मुझे भाई कहो। आदित्य शर्मा ने हंस से कुड़े। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस अनुरोध को भी पूरा नहीं कर सकती है ना? लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ। आयशा ने अपने हंट काटे अनच्छा के साथ। तो क्या हुआ, क्या भाई नहीं कह सकती? आदित्य शर्मा ने असंतुष्ट होकर कहा। वैसे भी क्या ये 20 दिन से ज्यादा बड़ा नहीं है? क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी, गुरु ही शिक्षक है। मेरा दर्जा तुमसे ऊंचा है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुमने मुझे 2 बार भाई कहा और मैंने अभी भी तुम्हारा अपमान किया। कहो या नहीं मत कहो तो मैं चला मत जाओ। मैं कहूंगी, मैं कहूंगी। आयशा ने अपने हंट काटे अनच्छा के साथ। मैं पहले कार्य पूरा करूंगी, फिर तुमसे हिसाब करूंगी। हम आयशा ने राहत की सांस ली, अपने मूड को समायोजित किया और फिर मच्छर की आवाज में पुकारा, भाई तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया, तुम्हारी आवाज इतनी धीमी है। आयशा ने फिर से गहरी सांस ली, अपने चांदी के दांत पीसे और 2 शब्द निकाले, भाई तुम फिर से मुझे काटने जा रही हो। आदित्य शर्मा बहुत असंतुष्ट था। नहीं, फिर से कहो भाई। आयशा ने अपनी आवाज बढ़ाई और फिर से पुकारा, बहुत कठोर और बिना भाव के। भाई हाव भाव गलत है। ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं तुम्हारा 1 लाख का कर्जदार हूँ? भाई, आयशा ने एक मुस्कान निचोड़ी। अब ठीक है, हंसी रोने से भी बदतर है। आदित्य शर्मा तुम ज्यादा मत करो। आयशा अचानक खड़ी हो गई। आदित्य शर्मा को गुस्से से घूरते हुए जमा हुआ गुस्सा फटने वाला था। क्यों तुम मुझे डांटने की हिम्मत करती हो? बस अब मेरा मूड और खराब हो गया। आदित्य शर्मा ने अपनी छाती पकड़ी। मेरा दिल दुखता है। ये देखकर आयशा इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया।
वह नीचे झुकी और आदित्य शर्मा की छाती की मालिश करने लगी। तुम्हारा मूड अब और खराब नहीं होना चाहिए, वरना मैं खत्म हो जाऊंगी। क्या खत्म? आदित्य शर्मा ने हैरानी का दिखावा किया और आयशा को देखा। मेरा मतलब है जब तुम गुस्सा होते हो, मुझे लगता है कि मेरी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आयशा ने मुस्कान भरे चेहरे के साथ कहा, भाई, यह मेरी गलती है और यह मेरी मूर्ख बहन है जो आज्ञाकारी नहीं है। तुम अब और नाराज मत हो। आयशा के घबराए हुए चेहरे को देखकर आदित्य शर्मा का दिल खुशी से खिल उठा। यूनिवर्सिटी फुल हॉट ब्यूटी हम ऐसा ही है। मुझे धमकी देने की हिम्मत, अगर मैं तुम्हें नहीं संभालता तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। आदित्य शर्मा ने अपने मुंह के कोने उठाए, आयशा की मालिश का आनंद लेते हुए ताजगी भरे चेहरे के साथ। हम तुम्हारा रवैया काफी अच्छा है, आदित्य शर्मा ने गर्व से कहा। मैं अब बेहतर मूड में हूं। केवल थोड़ा सा। आयशा ने दूसरा हाथ उठाया और आदित्य शर्मा की छाती को सहलाया। तो मैं और कोशिश करती हूं। भाई यांगानंद, तुम्हारा मूड जल्दी बेहतर होना चाहिए, तो ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सिर्फ छाती दबाने से काम नहीं चलेगा, मेरी टांगे भी थपथपाओ। तुम्हारे पीछे भागते हुए मैं बहुत थक गया था। कमरे में 1 घंटा हो गया है और अब तुम थके हुए हो। तुम मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो। आयशा ने अपने दिल में नाखुशी से बड़बड़ाया। बेशक वह ये शब्द बाहर नहीं निकाल सकी। ठीक है, मैं अपने भाई की टांगे थपथपाती हूं। आयशा ने अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी पकड़ी और आदित्य शर्मा की टांग को थपथपाया। आयशा को एक बिल्ली की तरह विनम्र देखकर आदित्य शर्मा ने चुपके से हंसी और उसका दिल कुछ देर के लिए काला पड़ गया। लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए उसने अपनी टांग उठाई और उसे आयशा के घुटने पर रख दिया। आयशा ने आदित्य शर्मा की चाचा जैसी मुद्रा को देखा। उसका पूरा शरीर उदासी में कांप रहा था। मैं संजना रॉय, एक सम्मानित और अमीर सुंदरता, एक पीढ़ी की गर्वित बेटी। मेरे आसपास कितने ही चाहने वाले, मेरे पीछे भागने वाले और मेरा ध्यान रखने वाले, मैंने किसी को तवज्जो नहीं दी। अब मैं एक नौकरानी की तरह दिख रही हूँ, अपने छोटे भाई की सेवा कर रही हूँ। मेरी गरिमा चकनाचूर हो गई। क्या ये बदला हो सकता है? वाह, मेरा जीवन बहुत कठिन है। अरे तुम क्या कर रहे हो? इतना कड़वा चेहरा क्यों बना रखा है? अगर तुम मेरी टांग नहीं दबाना चाहती तो छोड़ो। आदित्य शर्मा ने हंट फुलाए। ऐसा मत दिखाओ जैसे मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ। हाँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगी। संजना रॉय ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और जबरदस्ती मुस्कुराए। तुम्हारी टांग दबाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मास्टर भैया, क्या हम टांग बदल सकते हैं? टांग क्यों बदलनी? क्या ये टांग अभी तक आरामदायक नहीं है? हाँ, बाद में बदल दूंगी। मेरे पैर सुन हो गए हैं। बोलने के बाद संजना रॉय और नहीं टिक पाए और अचानक जमीन पर बैठ गई। संजना रॉय ने नौकरी के लिए प्रोफेशनल कपड़े पहने थे। जब वह बैठी तो उसकी टांगें खुल गई। आदित्य शर्मा ने नीचे देखा, सफेद डॉट। आधे घंटे बाद संजना रॉय थककर जमीन पर लेट गई। उसकी थकी हुई बाहें दर्द कर रही थी। उसका चेहरा बदल गया। उसने सिर उठाया और आदित्य शर्मा को उदास नजरों से देखा। अच्छे भैया, क्या तुम्हारा मूड अब ठीक है? मैं तो लगभग थक चुकी हूँ। आदित्य शर्मा ने उदास आयशा को देखा और महसूस किया कि अब आग को और भड़काने का समय नहीं है। इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, आयशा के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। दिन कार्य पूरा करने के लिए बधाई, पुरस्कार, बॉडी शेपिंग जोड़, मैंने कार्य पूरा कर लिया। आयशा ने अपनी खूबसूरत आंखें फाड़ी। उसका चेहरा उत्साह से भरा था और फिर उसने अपने पेट में एक गर्माहट महसूस की। इस गर्माहट में रहने के बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर बदल गया है। उसका निचला पेट थोड़ा सिकुड़ गया और उसका पिछला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठा। क्या ये वाकई बदल गया? आयशा जल्दी से उठी और कमरे के बाथरूम में भाग गई। बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर आयशा ने बगल से खड़े होकर अपने शरीर को देखा। ये वाकई बदल गया। बहुत अच्छा। हाँ, सालों से परेशान करने वाली खामियां अब खत्म होने वाली हैं और मैं जल्द ही परफेक्ट हो जाऊंगी। अरे तुम क्या कर रही हो? आत्ममुग्धता के लिए भी जगह चुननी चाहिए। यह मेरा बाथरूम है। आदित्य शर्मा बाथरूम के दरवाजे पर टेक लगाए खड़ा था। आयशा को आंखें मटकाकर देख रहा था। आयशा अब उत्साह की स्थिति में थी। वह आदित्य शर्मा से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने एक मुस्कान बनाई और उत्साह से पूछा, साहिल, क्या तुम्हें मुझमें कोई बदलाव दिखता है? बदलाव? आदित्य शर्मा ने अपनी भें उठाई। आयशा के पास आया, दोबारा घूमा और फिर उसकी नजरें आयशा के उभरे हुए पेट पर टिक गई। क्या तुम गर्भवती हो? तुम ही गर्भवती हो? क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? आयशा ने आदित्य शर्मा को गुस्से से घूरा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा फिगर बेहतर हो गया है क्या? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहले मेरे सामने अपना फिगर दिखाया ही नहीं। मुझे कैसे पता कि तुम्हारा फिगर बदला है? क्या इसे दिखाने की जरूरत है? हम 4 साल तक कॉलेज में साथ थे। क्या तुमने मेरे फिगर पर ध्यान नहीं दिया?
आयशा ने आदित्य शर्मा को गुस्से से देखा। तुमने मुझे ध्यान देने का मौका ही नहीं दिया। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आता तो मुझे इधर उधर भटकाती थी। कभी यह करवाओ कभी वो। बताओ कॉलेज के 4 सालों में मैंने कितना कुछ किया। आदित्य शर्मा ने गुस्से से कहा। आयशा की आंखें सिकुड़ी और उसने हंट बिचकाए, इसलिए तुम बेवकूफ हो। मैंने दूसरों से क्यों नहीं करवाया, सिर्फ तुमसे करवाया। तुम्हें मेरे साथ समय बिताने का मौका नहीं समझ आया और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम्हारा मतलब क्या है? जो मैंने कहा वही मतलब है, खुद सोचो। आयशा ने शर्माते हुए कहा। सीधा मतलब, इसका मतलब क्या है? आदित्य शर्मा ने आयशा को संदेह भरी नजरों से देखा और अचानक उसे ऑफिस में आयशा की हरकतें याद आई। ऑफिस में अभी अभी अगर मैंने वाकई वैसा कुछ किया होता तो क्या वह मना करती? उसकी हरकतों से लगता है शायद नहीं मना करती। तो क्या आयशा मुझे पसंद करती है? क्या कॉलेज में भी उसका मुझ पर क्रश था? ये सोचकर आदित्य शर्मा थोड़ा उत्साहित हो गया। कपूर मेंशन की 4 बहनों के विपरीत आदित्य शर्मा का आयशा के लिए भावनात्मक आधार था। कॉलेज में वह आयशा से प्यार करता था, लेकिन हीन भावना के कारण उसने अपने दिल की बात कभी नहीं कही। लेकिन अब बात अलग है। सिस्टम के साथ आदित्य शर्मा का जीवन सामान्य नहीं रहने वाला। उसे यकीन था कि वह आयशा के लायक हो सकता है। आदित्य शर्मा की आंखें सिकुड़ी। उसने अपना हाथ उठाया और आयशा की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? आयशा आदित्य शर्मा की अचानक हरकत से चौंक गई। लेकिन जब उसने सिर उठाकर साहिल की गर्मजोशी भरी आंखें देखी तो उसका दिल धड़क उठा और उसका चेहरा लाल हो गया। आयशा के घबराए हुए चेहरे को देखकर आदित्य शर्मा के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, आयशा क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी? शर्म की बात मत करो। आयशा का नाजुक चेहरा शर्म से भरा था। उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर भाग रही थी। वह आदित्य शर्मा को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्या तुम शर्मा रही हो? इसका मतलब मैं सही हूं? आदित्य शर्मा मुस्कुराया। कौन शर्मा रहा है? अपनी गलतफहमी मत पालो। आयशा ने हंट फुलाए। उसका चेहरा जिद्दी था। तो तुम मुझे सीधे देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रही हो? कौन कहता है मैं हिम्मत नहीं करूंगी? आयशा ने दांत पीसे और अचानक सिर उठाकर आदित्य शर्मा की आंखों का सामना किया। सीधे देख रही हूं। अब क्या? अच्छा अब बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आदित्य शर्मा ने फिर पूछा। नहीं, मुझे पसंद नहीं। आयशा अभी भी जिद पर थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसका चेहरा उबले हुए झींगे की तरह लाल हो चुका था। अभी भी जिद कर रही है। हाँ, लगता है किलर मूव के बिना काम नहीं चलेगा। आदित्य शर्मा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आयशा को फिर से एक कार्य दिया। डिंग। आदित्य शर्मा के सामने अपने सच्चे दिल की बात व्यक्त करो। कार्य पूरा करो और पुरस्कार बॉडी शेपिंग जोड़। फिर से कार्य। आयशा स्तब्ध रह गई। आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई। खुशी इस बात की थी कि उसका फिगर फिर से बेहतर होने वाला था। आश्चर्य इस बात का था कि कार्य आदित्य शर्मा से संबंधित था और उसे अपने सच्चे दिल की बात उससे कहनी थी। क्या मुझे उससे अपने प्यार का इजहार करना होगा? मैं बहुत शर्मा रही हूं। मैं यह नहीं कह सकती। मैं उसकी कजिन हूं। आयशा का चेहरा लाल हो गया। उसने सिर झुकाया, अपने लाल होठों को कसकर काटा। उसकी खूबसूरत आंखें उलझन से भरी थी। मैं वापस आ गई। मैं वाकई थक गई हूं। तान्या शर्मा अपने थके हुए शरीर को खींचती हुई लिविंग रूम में आई और सोफे पर ढेर हो गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी अगर ताज़ा निचोड़ा हुआ जूस मिल जाए तो मजा आ जाए। तान्या शर्मा उठकर बैठी और आंटी शांति से एक गिलास जूस बनाने को कहा। लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े 2 गिलास जूस पर गई। हाँ, ये किसने पिया? तान्या शर्मा ने सोचा। खुशी, तुम वापस आ गई। आंटी शांति रसोई से मुस्कुराते हुए बाहर आए। क्या तुम दोपहर का खाना घर पर खाओगी? क्या खाना है? मैं अभी तैयार करती हूँ। हाँ, घर पर ही खाऊंगी। तान्या शर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर पूछा, आंटी शांति, ये 2 गिलास जूस किसने पिए? क्या बड़ी दीदी और बाकी लोग वापस आ गए? नहीं, ये युवा मास्टर और मिस आयशा ने पिए। साहिल वापस आ गया। मिस आयशा? कौन सी मिस आयशा? तुम्हारी मौसी की बेटी मिस संजना रॉय। मेरी कजिन यहाँ है। तान्या शर्मा खुशी से बोली। वह कहाँ है? युवा मास्टर के साथ कमरे में। क्या वे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तान्या शर्मा की आंखें सिकुड़ गई और उसे अचानक याद आया कि बड़ी दीदी ने बताया था कि आदित्य शर्मा और संजना रॉय कॉलेज में सहपाठी थे। क्या इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, मुझे देखना होगा। तान्या शर्मा घबरा गई और जल्दी से तीसरी मंजिल की ओर भागी। मैंने अभी अभी आदित्य शर्मा से अपने प्यार का इजहार करने का मन बनाया था। अध्याय 30। वह अभी भी भाई है। फूलों के लिए मूल्यांकन के लिए साहिल कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर तान्या शर्मा ने दरवाजा थोड़ा खोला और अपनी छोटी सी गर्दन अंदर की ओर बढ़ाई। उसकी खूबसूरत आंखें कमरे में इधर उधर देख रही थी। हाँ, कोई क्यों नहीं है? आंटी शांति ने कहा था कि वे कमरे में है।
तान्या शर्मा ने भेंदी और अंदर चली गई। वे कहाँ गए? तान्या शर्मा बिस्तर के पास बैठकर बुदबुदाए। वे घर से बाहर नहीं गए होंगे। अगर गए होते तो आंटी शांति को पता होता। लेकिन आयशा और साहिल एक साथ वापस कैसे आए? क्या उनके बीच कुछ तो है? मैंने बड़ी दीदी से सुना था कि आयशा और साहिल 4 साल तक सहपाठी रहे हैं और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। क्या उनके बीच सहपाठियों से ज्यादा का रिश्ता तो नहीं है? तान्या शर्मा ने हाथ फुलाए। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी झलक रही थी। मुझे अभी अभी एक भाई मिला है। मैं नहीं चाहती कि वह इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाए। इसके अलावा मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बुदबुदाते हुए तान्या शर्मा ने अपनी छाती की ओर देखा। यह अभी भी काफी बड़ा नहीं है। मुझे और बढ़ाना है। कोई भी मेरे महान करियर को नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मेरी कजिन भी नहीं। आयशा को अगर साहिल के लिए वाकई कोई विचार है तो मुझे उसे रोकना होगा। हाँ, बस यही करूंगी। हालांकि तान्या शर्मा का आदित्य शर्मा के साथ ज्यादा समय नहीं बीता, लेकिन वह उसके लिए पहले से ही सूक्ष्म और जटिल भावनाएं विकसित कर चुकी थी। ये तान्या शर्मा की पारिवारिक स्थिति से भी संबंधित था। तान्या शर्मा ने बचपन में अपने पिता को खो दिया था। इतने सालों से परिवार में कोई पुरुष नहीं था, लेकिन अब अचानक उसे एक छोटा भाई मिला जिससे वह बहुत उत्साहित थी। इसके अलावा ये भाई बहुत हैंडसम था। उसका स्वभाव अच्छा था और वह दूसरों की देखभाल करना जानता था, जिसने तान्या शर्मा के दिल को एकदम भर दिया। तान्या शर्मा एक बहुत ही शुद्ध दिल वाली लड़की थी। उसने पहले कभी प्यार नहीं किया था। ये पहली बार था जब उसे किसी पुरुष के लिए अच्छा लगाव महसूस हुआ। यह अनजान भावना उसके दिल को कसकर पकड़े हुए थी, जिससे वह आदित्य शर्मा को छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि यह कहा जाता है कि तान्या शर्मा ने अभी तक आदित्य शर्मा के लिए पुरुष महिला के बीच का प्यार विकसित नहीं किया था, लेकिन वह अब आदित्य शर्मा से अलग नहीं हो सकती थी। यह ऐसा था जैसे बचपन में कोई पसंदीदा खिलौना मिल जाए। हर समय उस खिलौने के बारे में सोचना, उसे अपने से अलग ना होने देना और यहाँ तक कि सोते समय भी उसे गले लगाने की इच्छा करना। अगर आदित्य शर्मा अब प्यार में पड़ जाता तो तान्या शर्मा को लगता कि उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया है और उसका पूरा दिल खाली हो जाएगा। इसलिए वह कभी भी ऐसी चीज को होने नहीं देगी। साहिल, दरअसल जब हम कॉलेज में पहली बार मिले थे तब मुझे तुम्हारे लिए एक अजीब सा एहसास हुआ था। तुम बाकी लड़कों से अलग थे। तुम्हारा दिमाग बहुत शुद्ध था और तुम बहुत शर्मीले भी थे। तुम मुझे जानते हो, मेरे आसपास हमेशा चाहने वालों की कमी नहीं रही, ना सिर्फ कॉलेज में बल्कि हाई स्कूल में भी। मुझे उन लड़कों के लिए वाकई कोई पसंद नहीं थी जो बहुत ध्यान देते थे, बल्कि मुझे उनसे घृणा भी होती थी क्योंकि उनकी आंखों में कुछ बहुत बुरा होता था। लेकिन तुम्हारी आंखों में ऐसा कुछ नहीं था। अरे, बाथरूम में कोई आवाज है। तान्या शर्मा की आंखें सिकुड़ गई और उसने बाथरूम की ओर देखा। वह धीरे से उठी और चुपके से बाथरूम के पास गई। अपने शरीर को बाथरूम की दीवार के पीछे छिपाकर उसने सिर्फ आधा सिर बाहर निकाला और अंदर की ओर देखा। पता चला कि आदित्य शर्मा और संजना रॉय बाथरूम में थे और उनकी हरकतें बहुत अंतरंग थी। 4 हाथ आपस में गुते हुए थे और 4 आंखें एक दूसरे का सामना कर रही थी, जिससे एक रोमांटिक माहौल बन रहा था। ये देखकर तान्या शर्मा का दिल अचानक सिकुड़ गया। ये कैसी तस्वीर है? क्या वे इजहार करने वाले हैं? आयशा की बातें सुनकर ऐसा ही कुछ लग रहा था। ये सोचकर तान्या शर्मा ने अपने लाल होठों को कसकर काटा। उसके दिल में थोड़ी कड़वाहट थी, जैसे उसने बहुत खटा नींबू खा लिया हो, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। तान्या शर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और दोनों को गौर से देखा। उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। साहिल के सामने खड़ा होना चाहिए। वह मैं होनी चाहिए। हाँ, तो पहली बार जब तुमने मुझे देखा तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। क्या मैं इतना आकर्षक हूँ? आदित्य शर्मा ने आत्मग्ध होकर मुस्कुराया। कम आत्ममुग्ध बनो, आयशा शर्माकर बोली और आंखें मटकाए। मैं कोई दीवानी नहीं हूँ। मुझे बस लगा कि तुम खास हो और मुझे तुमसे नफरत नहीं थी। सच में? फिर बाद में क्या हुआ? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर पूछा। उसके बाद तुम अक्सर मेरे पास आने लगे, है ना? आयशा ने हाथ फुलाए और कहा, मुझे उस समय लगा कि तुम काफी मजेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें छेड़ना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इस छेड़खानी में मैं खुद फंस जाऊंगी। पता नहीं कब से मेरे दिमाग में तुम्हारी छवि रहने लगी। कॉलेज के 4 साल मैंने ऐसे ही बिता दिए। हर दिन मैं सोचती थी कि तुम्हें कैसे छेड़ूं और हर बार तुम्हें छेड़ने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। जब तक कि यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हुई तब मुझे तुम्हें छेड़ने में कम मजा आने लगा। क्या हुआ? आदित्य शर्मा ने पूछा। तुम क्या कहते हो? मुझे एहसास हुआ कि हम जल्द ही अलग होने वाले हैं और यह अच्छे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैंने इसके लिए चुपके से रोया भी, क्योंकि हमें फिर कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अनजाने में किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया और मैं तुम्हारी कजिन बन गई। आयशा मुस्कुराए। क्या तुम जानते हो, जब बड़ी दीदी ने तुम्हारी असलियत बताई तो मैं कितनी खुश थी। साहिल, इस बार मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। आयशा ने गहरी सांस ली और उसकी खूबसूरत आंखों में नरमी आ गई, जिसमें गहरा प्यार झलक रहा था।
साहिल मैं उसे यह नहीं कहने दे सकती। तान्या शर्मा आखिरकार और नहीं रोक पाए। वह तेजी से बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? एक तेज चीख के साथ आयशा की आत्मा लगभग उड़ गई। आदित्य शर्मा भी डर के मारे कांप उठा। उसने तान्या शर्मा को चौड़ी आंखों से देखा और आश्चर्य से बोला, चौथी दीदी तुम यहाँ कैसे? चौथी कजिन तुम क्या हुआ? यह मेरा घर है, क्या मैं यहाँ नहीं सकती? तान्या शर्मा ने हाथ फुलाए अंदर आए और आदित्य शर्मा को अपने पीछे खींच लिया। फिर उसने एक दबंग हाव भाव के साथ आयशा को घूरा। आयशा तुम अभी क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी। आयशा वाकई घबरा गई थी। वह हकलाने लगी। तान्या शर्मा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और आयशा को घूरा। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कर रही थी, बस याद रखो साहिल अभी भी एक भाई है। उद्धन चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धन चिन्ह। एक ठंडी हंसी के साथ तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को खींचा, मुनी और चली गई। बाथरूम में सिर्फ आयशा अकेली रह गई। वह वाक रहकर खड़ी थी। चौथी दीदी तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तान्या शर्मा को आगे खींचते हुए देख आदित्य शर्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा के सवाल का जवाब नहीं दिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही अपने कमरे में पहुंच गई। दरवाजा खोलकर तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को अंदर खींचा, फिर दरवाजा बंद किया और अपने शरीर को दरवाजे से टिका दिया। तान्या शर्मा का ये रुख देखकर आदित्य शर्मा के दिमाग में एक विचार कौंधा, ये सीन फिल्मों में ड्राइविंग सीन जैसा क्यों लग रहा है? फर्क सिर्फ इतना है कि आमतौर पर दरवाजे पर पुरुष खड़ा होता है। चौथी दीदी तुम क्या कर रही हो, और तुम अचानक मेरे कमरे में क्यों आए? आदित्य शर्मा ने अटपटेट ढंग से पूछा, क्या मुझे अपने अच्छे काम में बाधा डालने का दोष दे रहे हो? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें ले जाया जाता। तान्या शर्मा ने हाथ फुलाकर कहा, चौथी दीदी तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे लगा कि तान्या शर्मा आज कुछ असामान्य थी। समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो मैं तुमसे पूछती हूँ, आयशा तुम्हारे कमरे में क्यों थी? तुम दोनों बाथरूम में क्यों गए? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा रिश्ता क्या है? तान्या शर्मा ने एक सांस में 4 सवाल पूछे और उसका रवैया कुछ वैसा था जैसे कोई पत्नी अपनी सौतन को पकड़ रही हो। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वाहट भरी मुस्कान दी। चौथी दीदी तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम थोड़ी असामान्य हो। आयशा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तान्या शर्मा ने हाथ फुलाए और गुस्से से कहा, मुझे मत समझाओ कि मैंने नहीं सुना। क्या आयशा तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी? अरे आदित्य शर्मा फिर चौंक गया। चौथी दीदी तुम इस वजह से नाराज नहीं होना? हाँ मैं नाराज हूँ। तान्या शर्मा ने स्पष्ट कहा, मैं इस बात से नाराज हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। क्या तुम मुझे अपनी दीदी मानते हो? और क्या आयशा मुझसे बेहतर है? क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? क्या वह मुझसे ज्यादा प्यारी है? क्या उसके पास टाइगर टूथ है? क्या उसके पास डिंपल है? बस मुझसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं अभी भी डेवलप कर रही हूँ और मैं जल्द ही उससे आगे निकल जाऊंगी। ये सब क्या है? ये तुलना क्यों? रुको, चौथी दीदी खुद को आयशा से क्यों तुलना कर रही है? क्या वह जलन में है? आदित्य शर्मा ने पलकें झपकाए। तान्या शर्मा को देखा और धीरे से बोला, चौथी दीदी मेरे और आयशा के बीच की बात क्या तुम्हें मंजूर नहीं है? हाँ मुझे मंजूर नहीं है। तान्या शर्मा ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मुझे मंजूर नहीं है। मैं पूरी तरह असहमत हूँ। क्यों? आदित्य शर्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी, क्योंकि आयशा मेरी कजिन है। वह बात नहीं है। तान्या शर्मा ने हाथ फुलाए। मुझे तुम्हारा दूसरों के साथ होना मंजूर नहीं है। चौथी दीदी तुम थोड़ा अनुचित व्यवहार कर रही हो। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर कहा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं हमेशा कुंवारा नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे पार्टनर ढूंढने नहीं दोगी तो मैं खन्ना परिवार की वंशावली कैसे बढ़ाऊंगा? किसने कहा कि तुम्हें पार्टनर ढूंढने नहीं दूंगी? मेरा मतलब है कि तुम्हें दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। चौथी दीदी तुम जितना कह रही हो मैं उतना ही उलझ रहा हूँ। अगर दूसरों के साथ नहीं तो किसके साथ? क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? तान्या शर्मा ने बिना सोचे बोल दिया। क्या? आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गया। वह तान्या शर्मा को सीधे देखने लगा। तान्या शर्मा को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत सीधी बात कह दी। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने ऐसा नहीं कहा था। अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता तो मैं चौथी दीदी उसकी जगह ले सकती हूँ। आखिरी शब्दों की आवाज इतनी धीमी हो गई कि वह मच्छर की भनभनाहट जैसी लग रही थी। हालांकि आदित्य शर्मा ने अभी भी सुन लिया और उसके दिल में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। अब वह पक्का कर सकता था कि तान्या शर्मा वाकई जलन में थी। क्या चौथी दीदी मुझे पसंद करती है? सच में या मजाक में? मैं तो घर में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। इतनी जल्दी? क्या ये पहली नज़र में प्यार है? आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से अपना सिर कुचलाया। चौथी दीदी तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना? तान्या शर्मा शर्मा कर अपने हंट काटने लगी।
उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। अभी कुछ देर पहले वह गुस्से में थी और बातें मुंह से निकल गई थी। अब जब वह शांत हुई तो उसे दोबारा बोलने के लिए नहीं पता था कि कैसे शुरू करें। हालांकि तान्या शर्मा का स्वभाव बेपरवाह और थोड़ा बेफिक्र था, लेकिन इस तरह की बातों में वह अभी भी शर्मा जाती थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद तान्या शर्मा बिस्तर के पास गई और आदित्य शर्मा को इशारा किया, साहिल आओ और बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओ आदित्य शर्मा ने जवाब दिया और तान्या शर्मा के बगल में बैठ गया। तान्या शर्मा मुनि आदित्य शर्मा का सामना करते हुए और गंभीरता से बोली, साहिल, चौथी दीदी तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक रही बल्कि तुम्हें याद दिला रही है कि प्यार करना कोई आसान चीज नहीं है। तुम्हें सही इंसान से मिलना होगा और एक दूसरे से सच्चा प्यार करना होगा। अपने आप से पूछो, क्या तुम वाकई आयशा को पसंद करते हो? मैं पहले, मुझे जवाब मत दो, खुद सोचो। आदित्य शर्मा के बोलने से पहले तान्या शर्मा ने उसकी बात काट दी। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति, अपने आसपास के माहौल और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना होगा। 10,000 कदम पीछे हटकर भी कहूं, अगर तुम वाकई प्यार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति और स्तर से मेल खाने वाला कोई ढूंढना होगा। हर लड़की हमारे कपूर मैंशन के दरवाजे में नहीं आ सकती। आदित्य शर्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। क्या आयशा का स्तर बहुत कम है? वह तुम्हारी कजिन है। कजिन होने से क्या हुआ? तान्या शर्मा ने हाथ फुलाए। मुझे अपनी कजिन से ज्यादा अपने छोटे भाई की फिक्र है। संक्षेप में, अगर तुम प्यार करना चाहते हो तो तुम खुद फैसला नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे लिए जांच करनी होगी, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारी तीसरी, दूसरी और बड़ी दीदी को भी। अगर हम में से कोई एक भी सहमत नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी, समझे? आदित्य शर्मा एक पल के लिए रुक गया और अपने हाथ फैलाए। यह क्या है? क्या यह एक वोट से वीटो जैसा है? कुछ वैसा ही है। तान्या शर्मा ने सिर हिलाया। चौथी दीदी, तुम बहुत दबंग हो। आदित्य शर्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। तुम और बाकी 3 दीदियों की नज़र इतनी ऊंची है, तुम्हें पसंद आने वाली लड़की कहाँ से मिलेगी? अगर तुम मेरी पसंद की लड़की को मंजूरी नहीं दोगी तो क्या मुझे वाकई पूरी जिंदगी कुंवारा रहना पड़ेगा? तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? तान्या शर्मा ने चिंता से कहा। क्या मैंने नहीं कहा? मेरे बारे में क्या? मेरे बाद क्या तीसरी, दूसरी और बड़ी दीदी नहीं है? हम चारों बहनें अभी भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। अरे, आदित्य शर्मा की आंखें चौड़ी हो गई। संतुष्ट, ये बात इतनी अजीब क्यों लग रही है? अध्याय 32 का जिन्स में मुकाबला। राधिका सिंह ने मैदान संभाला। फूलों के लिए मूल्यांकन के लिए पीएस आपका समर्थन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर फूल और टिप्पणियों की मांग करता हूँ। धन्यवाद। जितना ज्यादा लिखूंगा उतनी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। हाँ, चौथी दीदी, तुमने जो कहा उससे मैं थोड़ा घबरा गया। आदित्य शर्मा ने अपना सिर कुचलाया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। ये देखकर तान्या शर्मा ने अपनी छोटी सी नाक से कुड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें शिकायत से चमक रही थी। क्या हम 4 बहनें? क्या हम एक आयशा से भी कम हैं? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। आदित्य शर्मा ने बार बार अपने हाथ हिलाए। तो तुम्हारा मतलब क्या था? तान्या शर्मा की खूबसूरत आंखें लाल हो गई। चौथी दीदी ने इतना कुछ कह दिया, लेकिन तुम अभी भी जिद्दी हो। ये वाकई मेरा दिल तोड़ रहा है। ठीक है जीरन, तुमने मन बना लिया है तो मुझे और कुछ नहीं कहना। जाओ आयशा के पास, और अब से तुम मेरे लिए चौथी दीदी नहीं हो। चौथी दीदी, तुम ये क्या कह रही हो? अरे, आदित्य शर्मा ने परेशानी में अपना माथा थपथपाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में तुम्हारी सहमति से ही प्यार करूंगा। ठीक है, चाहे तान्या शर्मा क्या सोच रही थी। आदित्य शर्मा उसकी उदासी नहीं सह सकता था। हालांकि आदित्य शर्मा अभी अभी कपूर मैंशन में आया था, लेकिन उसे यह माहौल वाकई बहुत पसंद था। 3 साल हो गए थे, उसके माता पिता को गए 3 साल हो गए थे। आदित्य शर्मा ने फिर से घर की गर्माहट महसूस की थी। वह अपने फैसलों से इस माहौल को खराब नहीं करना चाहता था। सच में तान्या शर्मा खिलखिलाकर हंसी। उसने आदित्य शर्मा की बाह पकड़ी और अपने शरीर को उससे चिपका लिया। यह मेरा अच्छा भाई है, चिंता मत करो। चौथी दीदी भविष्य में तुम्हें और ज्यादा प्यार करेगी, बस तुम खुश हो। आदित्य शर्मा ने एटिपटेट ढंग से मुस्कुराया। फिर उसने नीचे देखा। हाँ, ये वाकई बड़ा है। अरे, अगर साहिल आज्ञाकारी हो तो मैं खुश हूँ। तान्या शर्मा ने मधुरता से मुस्कुराया और उसकी छोटी टाइगर टूथ और डिंपल फिर से दिखाई दिए। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की मधुर मुस्कान को देखा और अपने दिल में आह भरी। चौथी दीदी की मुस्कान सबसे मधुर है, कोई भी महिला इसकी तुलना नहीं कर सकती। अरे, चौथी दीदी खुश है, लेकिन आयशा का क्या? वह भी निश्चित रूप से इजहार करना चाहती थी और चौथी दीदी ने ऐसा हंगामा कर दिया। शायद अब वह इजहार नहीं कर पाएगी, भले ही वह फिर से कोशिश करे। मुझे क्या करना चाहिए? सहमत हूं या असहमत? अगर मैं सहमत होता हूं तो चौथी दीदी निश्चित रूप से नाक होगी। अगर असहमत होता हूं तो आयशा निश्चित रूप से उदास होगी।
परेशानी में लगता है कि बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। छोड़ो, पहले आयशा का पुरस्कार भेज देता हूँ। शायद पुरस्कार मिलने के बाद आयशा इसे नहीं उठाएगी। आदित्य शर्मा ने अपने दिमाग में सिस्टम खोला और आयशा को पुरस्कार दिया। लिविंग रूम में आयशा आवाग बैठी थी, अभी अभी हुई घटनाओं के बारे में सोच रही थी। चौथी कजिन अचानक क्यों आए? क्या उसने सुन लिया? ओह, कितनी शर्मिंदगी। इजहार को चौथी कजिन ने बीच में ही रोक दिया। अब मैं उसका सामना कैसे करूं? चौथी कजिन को अभी क्या हुआ था? वह गुस्से में लग रही थी। वह गुस्सा क्यों थी? क्या यह मेरे इजहार से संबंधित था? नहीं हो सकता। अरे इसे क्या कहते हैं? मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाकर इजहार करने का फैसला किया, लेकिन चौथी कजिन ने बाधा डाल दी। मुझे नहीं पता कि साहिल ये बेवकूफ़ मछली समझा या नहीं। अगर वह नहीं समझा तो मेरे कार्य का क्या होगा? क्या वह पूरा हुआ? आयशा ये सब सोच रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम की सूचना की आवाज़ आई। डिंग, कार्य पूरा करने के लिए बधाई, पुरस्कार, बॉडी शेपिंग जोड़ पूरा हुआ। आयशा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। तो क्या साहिल मेरे कहने का मतलब समझ गया? अगर वह समझ गया तो वह मुझे क्या जवाब देगा? ये सोचकर आयशा का दिल फिर से सिकुड़ गया। आयशा, माफ़ करना, अभी मुझे साहिल के साथ कुछ काम था, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। जब आयशा अपने ख्यालों में खोई थी, तान्या शर्मा और आदित्य शर्मा नीचे आए। पता नहीं तान्या शर्मा आयशा को अपनी मालिकाना हक जताना चाहती थी, लेकिन वह आदित्य शर्मा की बाह को कसकर पकड़े हुए थी। यह अंतरंग रिश्ता किसी जोड़े जैसा था। तान्या शर्मा की इस हरकत से आदित्य शर्मा बहुत परेशान था। उसने तान्या शर्मा की बाह से छुटकारा पाने की सोची, लेकिन उसे डर था कि तान्या शर्मा नाक हो जाएगी, इसलिए उसने उसे पकड़े रहने दिया। कोई बात नहीं, मैं बस साहिल के साथ स्कूल के बारे में बात कर रही थी। चौथी कजिन तुम? आयशा खड़ी हुई। उसने सिर घुमाया और आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा की अंतरंग हरकतें देखी और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। आयशा के स्तब्ध चेहरे को देखकर आदित्य शर्मा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तान्या शर्मा बहुत उदार थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आयशा, गलत मत समझना, मेरे और मेरे भाई का रिश्ता बहुत अच्छा है। हम आमतौर पर ऐसे ही रहते हैं। ओह, मैंने गलत नहीं समझा। मैं चौथी कजिन के लिए खुश हूँ। आयशा ने मुस्कुराया। क्या चौथी कजिन हमेशा से एक भाई नहीं चाहती थी? इस बार उसकी इच्छा पूरी हो गई, और मेरी मौसी को भी, जिसे बेटे की कमी पूरी हो गई। हाँ, तान्या शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, साहिल के घर आने के बाद घर में बहुत चहल पहल है और हम सब उसे खजाने की तरह मानते हैं। सच में? आयशा ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और आदित्य शर्मा को घूरा। तो साहिल बहुत खुश होगा। आदित्य शर्मा ने आयशा की नाराज नजरों को देखा और अटपटे ढंग से मुस्कुराया। ठीक है आयशा, खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा की बाह छोड़ी और आयशा को बैठने का इशारा किया। आदित्य शर्मा ने वाकई राहत की सांस ली और वह जानबूझकर दूर के सोफे पर जाकर बैठ गया। तान्या शर्मा और आयशा साथ साथ बैठी और पारिवारिक बातें करने लगी। दरअसल कजिन्स तान्या शर्मा और संजना रॉय का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन अब आदित्य शर्मा के कारण दोनों के रिश्ते में बहुत सूक्ष्म बदलाव आ गए थे। आयशा, मुझे देखो, क्या कोई बदलाव दिखता है? तान्या शर्मा ने अपनी छाती आगे की और आयशा के सामने इधर उधर हिलाई। बदलाव? आयशा ने तान्या शर्मा को एक पल के लिए देखा और आखिर में उसकी नजरें तान्या शर्मा की छाती पर टिक गई। बात मत करो चौथी कजिन, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। हाँ है ना? तान्या शर्मा ने आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया। हाँ चौथी कजिन, क्या तुम्हारे पास कोई गुप्त नुस्खा है? जल्दी बताओ, मैं भी आजमाऊंगी। आयशा ने मुस्कुराकर पूछा। ये गुप्त नुस्खा आसानी से नहीं बताया जाता। तान्या शर्मा ने दांत दिखाए। हालांकि तुम मेरी कजिन हो, बाहरी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें खासतौर पर बताऊंगी। तुम्हें बता दूं, मैं बड़ा हो पाए ये साहिल की बदौलत है। तुम्हें नहीं पता साहिल। खांसी खांसी। आदित्य शर्मा ने 2 बार खांसा और फिर अटपटे ढंग से मुस्कुराया। चौथी दीदी कजिन, तुम लड़कियों की बातें करो, मैं साथ नहीं दूंगा। मैं पहले अपने कमरे में जाता हूँ। नहीं, बैठो। तान्या शर्मा और आयशा ने एक साथ चिल्लाया। आदित्य शर्मा का शरीर कांप उठा और फिर वह कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बैठ गया। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ, अगर बात आगे बढ़ी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। साहिल, ऊपर आ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी राधिका सिंह की आवाज आई। आदित्य शर्मा ने सिर घुमाया और देखा कि राधिका सिंह सीढ़ियों की रेलिंग पर लेटी हुई थी, मुस्कुराते हुए उसे इशारा कर रही थी। आदित्य शर्मा की आंखें आंसुओं से भर आई। मेरे उद्धारकर्ता। अध्याय 33। दूसरी दीदी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने, क्या तुम चाहोगे? पीएस अपडेट किया गया। मैं एक बार फिर फूलों की मांग करता हूँ। धन्यवाद। दूसरी दीदी, तुम घर पर कब आए? हाय दूसरी कजिन। राधिका सिंह ने अपने होठों का कोना हल्का सा उठाया, अपनी नाक के ब्रिज पर चश्मा ठीक किया और फिर मुस्कुराते हुए पास आए। आयशा यहाँ है। माफ करना, मैं अभी कमरे में काम कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि तुम आए हो।
आयशा खड़ी हुई और हल्का सा झुकी। कोई बात नहीं, तुम बहुत व्यस्त रहती हो, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आयशा का राधिका सिंह के लिए बहुत सम्मान था। नैना गुप्ता की तरह राधिका सिंह और नैना गुप्ता दोनों ही बहुत सक्षम लोग थे, लेकिन वे अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करने में माहिर थे। बाद में रात के खाने के लिए रुकना, खाने के समय हम अच्छे से बात करेंगे। राधिका सिंह ने मुस्कुराया और आदित्य शर्मा को देखा। अभी मुझे साहिल से कुछ मदद चाहिए। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तान्या शर्मा खड़ी हो गई। दूसरी दीदी, तुम्हें साहिल से क्या मदद चाहिए? क्या? तान्या शर्मा ने तान्या शर्मा को आंख मारी। क्या साहिल सिर्फ तेरा भाई है? मैं उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो अगर तुम्हारा वह मतलब नहीं था तो ठीक है, मैं साहिल को ले जाती हूँ। राधिका सिंह ने तान्या शर्मा की बात काट दी और आदित्य शर्मा को इशारा किया। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बुला नहीं सकती। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य शर्मा मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और तान्या शर्मा और आयशा से बोला, चौथी दीदी कजिन तो मैं दूसरी दीदी के साथ ऊपर जाता हूँ। बोलने के बाद राधिका सिंह और आयशा के जवाब का इंतजार किए बिना वह राधिका सिंह के पास गया। राधिका सिंह ने मुस्कुराकर आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा और ऊपर चली गई। राधिका सिंह को आदित्य शर्मा के साथ जाते देख तान्या शर्मा ने अपनी बाहें मोड़कर बैठ गई। उसका चेहरा उदासी से भरा था। ये देखकर आयशा मुस्कुराई और बोली, हो गया, अब कोई मुकाबला नहीं। सब चले गए। तान्या शर्मा ने आयशा को घरा। तुम्हें किस बात की खुशी है? तुमने उसे नहीं लिया, मैंने नहीं लिया और तुमने भी नहीं। आयशा ने अपनी भें उठाई। चौथी कजिन, तुम अभी क्या कहना चाहती थी? अब भी कहोगी? कहूंगी, क्यों नहीं। तान्या शर्मा ने अपनी छाती आगे की। आयशा, मैं तुम्हें बता दूं, साहिल ने मेरी साइज बढ़ाने में मदद की। वह मेरा भाई है, उसे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं किसी और को उसे ले जाने नहीं दूंगी, समझी? ये सुनकर आयशा का दिल धक से रह गया। लगता है उसने सही अनुमान लगाया था। उसकी चौथी कजिन का आदित्य शर्मा के लिए कुछ और इरादा था। तो क्या साहिल को चौथी कजिन में दिलचस्पी है? अभी साहिल मेरी ओर देखते हुए थोड़ा झिझक रहा था। निश्चित रूप से चौथी कजिन ने उससे कुछ कहा होगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैंने हार मान ली तो मैं हार जाऊंगी। चौथी कजिन, हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। अगर कुछ और होता तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन साहिल को नहीं। ये सोचकर आयशा की खूबसूरत आंखों में दृढ़ता चमक उठी। चौथी कजिन, मुझे देखो, क्या कोई बदलाव दिखता है? आयशा ने तान्या शर्मा के सामने एक पोज बनाया और अपने फिगर का प्रदर्शन किया। तान्या शर्मा ने आयशा को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें सिकुड़ गई और फिर उसने हंट फुलाए। मुझे नहीं दिखा, क्या तुम्हारा फिगर बदला है? पहले जैसा ही है। पेट उभरा हुआ और पीछे सपाट। दरअसल तान्या शर्मा ने आयशा में बदलाव देख लिया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। हाँ, आयशा ने कोमलता से हंसी। चौथी कजिन, जिस पल तुमने मेरे इन दो हिस्सों का जिक्र किया मुझे पता चल गया कि तुमने बदलाव देख लिया है। बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं। क्या तुम जानती हो मैं कैसे बदली? साहिल ने मेरी भी मदद की, मेरी कजिन भी मेरे साथ बहुत अच्छी है। ये सुनकर तान्या शर्मा और नहीं रोक पाए, वह खड़ी हो गई और आयशा को देखा। आयशा, क्या तुमने मेरे साथ मुकाबला करने का मन बना लिया है? क्या मुकाबला? आयशा ने अपनी बाहें उठाई और मुस्कुराई। क्या साहिल की बात है? हाँ चौथी कजिन, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। साहिल तुम्हारा भाई है, यह नहीं बदलेगा। भले ही हमारे बीच कुछ हो, वह फिर भी तुम्हारा भाई रहेगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात मत करो। तान्या शर्मा ने घरा और अपनी नाक से कुड़ी। तुम्हें बता दूं, मेरे रहते तुम और साहिल का कुछ नहीं हो सकता। वह मेरा भाई है और उसे मेरी बात माननी चाहिए। मैं अभी भी उसकी कजिन हूँ, उसे मेरी भी बात माननी चाहिए। आयशा ने तीखा जवाब दिया। मैं अभी भी तुम्हारी कजिन हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तान्या शर्मा ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? क्या तुम खुद को बड़ी कजिन समझती हो? आयशा, क्या तुम्हें मेरे खिलाफ जाना ही है? ये तुम हो जो मेरे खिलाफ जा रही हो। ठीक है, अब बात साफ है। मैं तुम और साहिल को मंजूरी नहीं देती। मैं भी साफ साफ बता दूं, साहिल मेरा है। तुम? ठीक है, देखते हैं। हाँ, देखते हैं, दोनों ने एक दूसरे को कहा। फिर पीठ फेर ली और कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा था। ऊपर आदित्य शर्मा के कमरे में आदित्य शर्मा दरवाजे पर लेटा हुआ था। अपना कान दरवाजे से सटाकर नीचे की हलचल को ध्यान से सुन रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने भे सिकुड़ी, लगता है झगड़ा हो रहा है। हाँ, तुम्हारी सुनने की शक्ति अच्छी है, इतनी दूर से सुन सकते हो। राधिका सिंह चाय की मेज पर बैठी थी और हंसते हुए बोली, महसूस हो रहा है। आदित्य शर्मा ने अपना सिर खुजलाया। राधिका सिंह की ओर मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, दूसरी दीदी तुमने मुझे क्यों बुलाया? राधिका सिंह ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, मैंने बस देखा कि तुम बहुत अटपटे लग रहे थे और तुम्हें बचाना चाहती थी। अगर तुम नीचे रहते तो वे वाकई झगड़ पड़ती। दूसरी दीदी, धन्यवाद।
अरे मैं वाकई परेशान हूँ। आदित्य शर्मा ने परेशानी में सिर हिलाया। परेशान होने की क्या बात है? राधिका सिंह आदित्य शर्मा के पास आए और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें खुश होना चाहिए कि ऐसी दो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए लड़ रही हैं। दूसरी दीदी, मेरे साथ मजाक मत करो। ठीक है, आदित्य शर्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान दी। हाँ, राधिका सिंह ने अपना मुंह ढककर कोमलता से हंसी। ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी, लेकिन इस मामले को हल करना होगा। तुम्हारे पास कोई उपाय है? मेरे पास क्या उपाय हो सकता है? परेशान होने के अलावा कुछ नहीं। मेरे पास एक उपाय है। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को मुस्कुराकर देखा। दूसरी दीदी के पास उपाय है। आदित्य शर्मा बहुत खुश हुआ और पूछा, क्या उपाय है? दूसरी दीदी जल्दी बताओ। राधिका सिंह ने खुद की ओर इशारा किया। यह उपाय मैं हूं। अगर तुम मुझे बाहर धकेल दोगे तो वे निश्चित रूप से मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या? आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गया। मैं समझा नहीं। राधिका सिंह ने अपनी हथेली आदित्य शर्मा के कंधे पर रखी। साहिल, दूसरी बहन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। क्या तुम चाहोगे? दूसरी बहन, तुम मजाक कर रही हो। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह को देखा जो उसके सामने पानी की तरह कोमल थी और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कपूर परिवार की 4 बहनें, प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं और राधिका सिंह को सबसे खास और सबसे करीब माना जा सकता है। वह वसंत की हवा में झील की तरह है। पानी साफ, कोमल और आरामदायक है और इसमें एक आकर्षक सुगंध है। जब तुम इसे सूंघते हो तो तुम नशे में हो जाते हो और उसमें रम जाते हो। हाँ भाई, तुम अभी भी प्यारे हो। राधिका सिंह ने कोमलता से हंसा। उसने सिर उठाया और आदित्य शर्मा के चेहरे को धीरे से चुटकी में लिया। क्या मैं तुम्हारी वर्तमान दुविधा को हल करने में मदद नहीं करना चाहती थी? अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है। राधिका सिंह ने अपनी भें उठाए, फिर मुड़कर बिस्तर के पास बैठ गई। दूसरी बहन, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं आदित्य शर्मा ने समझाना चाहा, लेकिन इस समय उसने देखा कि राधिका सिंह ने अपनी आंखों से चश्मा उतार लिया था और धीरे से अपनी नाक के पुल को रगड़ रही थी, जैसे कि उसकी आंखें थोड़ी थक गई हो। दूसरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? आदित्य शर्मा ने चिंता से पूछा। राधिका सिंह ने हल्के से मुस्कुराया। कुछ नहीं, शायद मैं अभी काम से थक गई थी। हे, चश्मा पहनना वाकई असुविधाजनक है। तुम अपनी आंखों को ठीक करने के लिए सर्जरी क्यों नहीं करवाती? आदित्य शर्मा ने पूछा। मेरी कन्या क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे ठीक करने के लिए सर्जरी करना आसान नहीं है। भले ही इसे ठीक कर लिया जाए, मेरी आंखें विकृत हो सकती हैं। मैं बदसूरत दिखना नहीं चाहती, राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य शर्मा ने यह सुनकर भौहें सिक कोड़ ली और फिर कहा, दूसरी बहन, मैं तुम्हें मालिश क्यों ना दूं? शायद ये तुम्हारी आंखों के लिए मददगार हो। ओह! राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा की ओर सिर उठाकर देखा। क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था, उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी और उसे अधिक स्पष्ट देखने के लिए आंखें मिचानी पड़ी। मैंने अपनी बड़ी बहन से सुना था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास एक पैतृक मालिश तकनीक है, लेकिन क्या वह मालिश तकनीक आंखों के लिए भी काम करती है? कोशिश करें, आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। क्या पता ये काम कर जाए। ये भी सही है, फिर तुम कोशिश करो। राधिका सिंह ने मुस्कुराया और आदित्य शर्मा की ओर हाथ हिलाया। आदित्य शर्मा पास गया, सीधे बिस्तर पर चढ़ा और राधिका सिंह के पीछे बैठ गया। दूसरी बहन, आराम से रहो। मैं पहले तुम्हारे कंधों और सिर की मालिश करूंगा। जब रक्त प्रवाह सुचारू हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आंखों की मालिश करूंगा। इससे प्रभाव बेहतर होगा, आदित्य शर्मा ने धीरे से कहा। यह आदित्य शर्मा की बकवास नहीं थी। अब जब उसने पेशेवर मालिश तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, वह पहले की तरह मूर्ख नहीं था। उसकी मालिश वास्तव में उपचारात्मक थी। बेशक राधिका सिंह की आंखों को ठीक करने के लिए केवल मालिश पर्याप्त नहीं थी और सिस्टम की मदद भी आवश्यक थी। सिस्टम? क्या मेरी दूसरी बहन की आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ, बशर्ते होस्ट ध्यान केंद्रित करें और राधिका सिंह की आंखों को ठीक करने के बारे में सोचे। सिस्टम राधिका सिंह को उसकी आंखों के इलाज के लिए पुरस्कार देगा। शानदार, आदित्य शर्मा ने उत्साह दिखाया तो दूसरी बहन चश्मे को अलविदा कह सकती थी। ये सोचकर आदित्य शर्मा और अधिक ऊर्जावान हो गया। उसने अपनी कलाई हिलाई और कहा, दूसरी बहन, मैं शुरू करने वाला हूं। तुम आराम करो। हाँ, राधिका सिंह ने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य शर्मा ने अपने हाथ बढ़ाए, उन्हें राधिका सिंह के सुगंधित कंधों पर रखा और मध्यम बल के साथ धीरे से मालिश की, जिससे राधिका सिंह को बहुत आनंद आया। हम ठीक है साहिल, ग्रीवा पर थोड़ा और बल लगाओ। हाँ, यही ठीक है, राधिका सिंह ने बुदबुदाया। दूसरी बहन, तुम्हारी ग्रीवा में भी कुछ समस्याएं हैं, आदित्य शर्मा ने धीरे से कहा। हाय, मैं अक्सर काम के लिए सिर झुकाती हूं और मेरी ग्रीवा स्वाभाविक रूप से खराब है।
राधिका सिंह ने आह भरी, मेरी तो ठीक है, समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी बहन की गंभीर है और दर्द ठीक नहीं है, उसे अस्पताल जाने दो, वह नहीं जाती, बस ऐसे ही टालती रहती है, मुझे वाकई डर है कि उसके साथ कुछ गंभीर हो जाएगा। साहिल, समय हो तो बड़ी बहन को समझाओ, हम ठीक है, आदित्य शर्मा ने जवाब दिया, मन में सोचते हुए कि अगर सिस्टम दूसरी बहन की आंखों को अच्छी तरह ठीक कर सकता है तो बड़ी बहन की ग्रीवा स्पॉन्डिलोसिस भी ठीक होनी चाहिए। पहले मैंने बड़ी बहन से इसका जिक्र किया था, उसे मालिश देने के बहाने मैंने उसे अपने कमरे में भी पुरस्कार लेने के लिए बुलाया था। हम आरामदायक, राधिका सिंह ने फिर से आराम से करा। साहिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मालिश तकनीक कितनी अच्छी है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे पास आती। क्या खुशी, और रिया भी तुम्हारी मालिश के प्यार में पड़ गई और आधी रात को यहाँ आए। आदित्य शर्मा चौंक गया, तुम्हें ये भी पता है? हाँ, मुझे नहीं पता कि वे दोनों छोटी लड़कियां क्या कर रही हैं। राधिका सिंह ने हंसते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो, मैंने बस यूं ही कहा। आदित्य शर्मा ने ये सुनकर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान लाए, अगर तुम यूं ही कह रही हो तो मुझे बुरा लगता है। दो बड़ी बहनें हमेशा आधी रात को छोटे भाई के कमरे में भागती थी, अगर यह बात फैल गई तो निश्चित रूप से लोग गलत समझेंगे। हाय, कोई उपाय नहीं है? अगर वे ना आए तो मुझे पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो चलो जैसा चल रहा है चलने दो। आदित्य शर्मा ने मन में आह भरी और राधिका सिंह को मालिश देने पर ध्यान केंद्रित किया। मालिश करते करते आदित्य शर्मा को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। राधिका सिंह का शरीर उसकी मालिश के साथ झूल रहा था, ये झूलना दोनों के बीच घर्षण का कारण बन रहा था और घर्षण की स्थिति अभी भी। जैसे ही आदित्य शर्मा ने सिर झुकाया, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कमाल है, मैंने ऐसी मुद्रा क्यों चुनी? अगर ऐसे ही चला तो क्या मैं नहीं, अगर ऐसे ही चला तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी, मुझे अपना ध्यान हटाना होगा। आदित्य शर्मा ने दांत पीसे खुद को दूसरी चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस स्थिति में वह इसे बदल नहीं सका। वैसे संजना रॉय ने भी मेरे लिए हस्ताक्षर किए हैं, मेरे पास 4 उपहार पैक हैं, मुझे उपहार पैक खोलने हैं। 2 सिस्टम मेरे लिए 4 उपहार पैक संश्लेषित करें। संश्लेषण हो रहा है। डिंग होस्ट को बधाई, आपको 12 घंटे का डायमंड्स फ्री मिला है। 12 घंटे का डायमंड उपहार पैकेज मैंने फिर से कमाया। उपहार पैक खोलो। डिंग होस्ट को बधाई, आपको स्टार लाइव प्रोडक्शंस प्राप्त हुआ है। डिंग होस्ट को बधाई, आपको शीर्ष पटकथा लेखन कौशल प्राप्त हुआ है। डिंग होस्ट को बधाई, आपको शीर्ष निर्देशन कौशल प्राप्त हुआ है। डिंग होस्ट को बधाई, आपको शीर्ष गायन कौशल प्राप्त हुआ है। सिस्टम के पुरस्कार को सुनकर आदित्य शर्मा अचानक उत्साहित हो गया। एक फिल्म और टेलीविजन कंपनी, 3 कौशल, ये लहर खून से कमाया। अध्याय 35, गर्मजोशी भरा पल। राधिका सिंह का पोस्ट, फूलों की मांग, पीएस फूलों की मांग, टिप्पणियों की मांग। चलो ऊपर जाएं, धन्यवाद। साथ ही पाठकों, डायमंड स्प्री ने एक फिल्म और टेलीविजन कंपनी के साथ 3 कौशल खोले, जिससे आदित्य शर्मा बहुत उत्साहित हो गया। उसने फिल्म और टेलीविजन कंपनी और 4 कौशलों की जानकारी जांची और सोचा, क्या यह मुझे मनोरंजन उद्योग में विकसित होने के लिए बना रहा है? आदित्य शर्मा का चेहरा दिखाकर स्टार बनने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह वाकई मशहूर हो गया तो बहुत सारी अनावश्यक परेशानियां होंगी। उदाहरण के लिए, हर दिन पापाराजी द्वारा पीछा किया जाना, हर काम सावधानी से करना और यहां तक कि बाहर जाते समय पूरी तरह से सशस्त्र होना। इस तरह की चिंताजनक जिंदगी वह नहीं चाहता। हालांकि एक मनोरंजन बॉस के रूप में आदित्य शर्मा को लगता है कि खाली समय में महिला सितारों से संपर्क करना और पहाड़ों की बात करना ठीक है। अगर कोई और गुप्त नियम हो, हाहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहिल, तुम किस बात पर हंस रहे हो? जब आदित्य शर्मा कल्पना कर रहा था, राधिका सिंह की आवाज आए और आदित्य शर्मा को एहसास हुआ कि वह बहुत सुंदर सोच रहा था और वह जोर से हंस पड़ा। नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे बस लगा कि दूसरी बहन को मालिश देने में मदद करना एक आशीर्वाद है, इसलिए मैं जोर से हंस पड़ा। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से कहा। राधिका सिंह ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली उठाई और आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मूर्ख भाई, अगर तुम अपने दिल में दूसरी बहन के बारे में सोच सकते हो तो दूसरी बहन को खुश होना चाहिए। दूसरी बहन? ऐसा मत कहो। आदित्य शर्मा ने धीरे से आह भरी। जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई, मैं अकेला रहा हूं। अगर मेरी गॉडमदर मुझे घर नहीं लाती तो मैं लगभग भूल ही गया था कि घर का एहसास कैसा होता है। मेरी गॉडमदर, तुम और बाकी 3 बहनों की देखभाल होने से मुझे वाकई खुशी महसूस होती है। कभी भी मैं सपने में हंसते हुए जाग जाता हूं। आदित्य शर्मा के शब्दों को सुनकर राधिका सिंह का दिल कांप गया और उसमें थोड़ा दुख था। साहिल, इन सालों में तुमने वाकई बहुत कष्ट सहे हैं। चिंता मत करो, हम सभी वाकई तुम्हें परिवार का सदस्य मानते हैं। हम निश्चित रूप से तुम्हें घर की गर्मी का एहसास कराएंगे। उदास मत हो। ठीक है, मैं उदास नहीं हूं। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराया। मुझे अब बहुत खुशी महसूस हो रही है। वाकई हम ये ठीक है। राधिका सिंह ने आराम से मुस्कुराया। आदित्य शर्मा का हाथ थपथपाया और आराम का संकेत दिया।
आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह की हथेली का तापमान महसूस किया और उसका दिल गर्म हो गया। मैं वाकई आशा करता हूं कि यह गर्मजोशी भरा समय हमेशा बना रहे। मालिश जारी रही। कंधों की मालिश लगभग हो चुकी थी और आदित्य शर्मा ने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। राधिका सिंह के मंदिरों और सिर के पीछे की मालिश की। राधिका सिंह को सीधे बैठना असुविधाजनक लगा, इसलिए उसने अपनी पीठ को हिलाया और अपना सिर थोड़ा आगे झुकाया। इस तरह राधिका सिंह का गुरुत्व केंद्र बहुत अधिक स्थिर हो जाएगा। सिर का झूलना बहुत अधिक नहीं होगा और यह बहुत अधिक आरामदायक होगा। राधिका सिंह को इस स्थिति में आराम महसूस हुआ, लेकिन आदित्य शर्मा फिर से परेशानी में पड़ गया। राधिका सिंह को अच्छी मालिश देने के लिए आदित्य शर्मा के शरीर को भी आगे झुकना होगा, एक पीछे और एक आगे। अब दोनों आधे गले में हैं। आदित्य शर्मा और राधिका सिंह के बीच का संपर्क और सघन हो गया है और संपर्क क्षेत्र भी बढ़ गया है। राधिका सिंह का शरीर अभी भी झूल रहा था, जिससे घर्षण हुआ और भी तीव्र। आदित्य शर्मा को अब अपने दांतियन में बहुत गर्म धारा का एहसास हो रहा था। मेरे भगवान, क्या यह मेरी जान नहीं ले रहा? भाई रुको, तुम अब परेशानी नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारा भाई खत्म हो जाऊंगा। आदित्य शर्मा ने दांत पीसे और जबरदस्ती अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। लेकिन इस तरह की भावना को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। नहीं, अगर ऐसे ही चला तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। मुझे अपना ध्यान हटाना होगा। चलो बात करें, शायद बात करने से थोड़ा बेहतर हो। दूसरी बहन, तुम आमतौर पर अपनी आंखों का इतना उपयोग क्या करती हो? आदित्य शर्मा ने अपने होंठ काटते हुए पूछा। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा की अजीबता पर ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से आ भरी। हाय, ये समूह के व्यवसाय की बात नहीं है। बड़ी बहन ने पहले कहा था कि तुम और तीसरी और चौथी बहनें प्रत्येक एक स्टॉल का प्रबंधन करती हैं। तुम किस स्टॉल की प्रभारी हो? मैं मनोरंजन की प्रभारी हूँ। मनोरंजन? आदित्य शर्मा हैरान था। क्या कपूर एंटरप्राइजेस के तहत मनोरंजन कंपनियां हैं? बेशक हैं, राधिका सिंह ने मुस्कुराकर कहा। मनोरंजन उद्योग वर्तमान में सबसे लाभकारी उद्योगों में से एक है। हमारा कपूर एंटरप्राइज मुंबई का नेता है, हम इसमें शामिल कैसे नहीं हो सकते? ये भी सही है, लेकिन मनोरंजन कंपनी करना इतना आसान नहीं है ना? इसे संसाधनों द्वारा समर्थित होना चाहिए और केवल पैसे के लिए करना आसान नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मनोरंजन की समझ है। राधिका सिंह हंसी। नहीं, मैंने बस कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी। आदित्य शर्मा ने अपना सिर कुचलाया। वास्तव में कुछ मिनट पहले आदित्य शर्मा को मनोरंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम सही कह रहे हो, मनोरंजन उद्योग को पैसे से नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उद्योग में होना चाहिए। मैंने ईस्ट ओपरा यूनिवर्सिटी के निर्देशन विभाग से स्नातक किया है और फिर विदेश में कुछ समय के लिए पढ़ाई की और कुछ फिल्में भी बनाई और मनोरंजन उद्योग में कई सितारों से बहुत परिचित हूँ। इसके अलावा कॉलेज में प्रदर्शन विभाग में मेरे सहपाठियों की मदद से इन संसाधनों के साथ मैंने कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी की स्थापना की। आदित्य शर्मा ने प्रशंसा की। दूसरी बहन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। मुझे वाकई नहीं पता था कि कपूर एंटरप्राइजेस की मनोरंजन कंपनी तुमने स्थापित की थी। क्या तुम हैरान हो? राधिका सिंह ने हंसते हुए कहा। मैं एक निर्देशक की तरह नहीं दिखती, मेरा मतलब वह नहीं था। मुझे बस लगा कि दूसरी बहन बहुत शक्तिशाली है। आदित्य शर्मा ने प्रशंसा के साथ कहा। हाय, इसमें क्या शक्तिशाली है? राधिका सिंह ने आह भरी। मनोरंजन उद्योग बहुत गहरा है और प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। अगर बड़ी बहन का समर्थन ना होता तो यह मनोरंजन कंपनी इतनी अच्छी नहीं चलती। अब मैं अभी भी चिंतित हूँ। कंपनी हाल ही में एक फिल्म बनाने की योजना बना रही है और इसे वसंत उत्सव के लिए समय पर रिलीज किया जाएगा। अब पटकथा अभी तक अंतिम रूप नहीं दी गई है। मैं पिछले कुछ दिनों से पटकथा पर विचार कर रही हूँ और कई रातों तक इस पर काम किया है, जिससे मेरी आंखें बहुत थक गई हैं। ये सुनकर आदित्य शर्मा उत्साहित हो गया। पटकथा लिखना? क्या यह मेरे हाथ की पीठ पर नहीं टकराया? मैं अब एक शीर्ष पटकथा लेखक हूँ। ठीक है दूसरी बहन, यह मदद मैं तुम्हारी करूंगा। अध्याय 36। साहिल, मेरे पीछे क्या है? फूलों की मांग। पीएस, प्रिय पाठकों, डाटा मत रोको। फूलों का मूल्यांकन एक लहर दे दो। धन्यवाद। डिंग। राधिका सिंह ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। आंखों का इलाज जोड़। डिंग। राधिका सिंह ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। आंखों का इलाज जोड़। डिंग। राधिका सिंह ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। आंखों का इलाज जोड़। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह की आधे घंटे तक मालिश की और राधिका सिंह ने भी 3 पुरस्कार जीते। मुझे अपनी आंखों में गर्मी महसूस हो रही है। साहिल, क्या तुम्हारी मालिश ने काम किया? राधिका सिंह ने आश्चर्य से पूछा। शायद हाँ। राधिका सिंह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले की अराजक और धुंधली दृष्टि अब और उज्ज्वल थी। राधिका सिंह बहुत खुश हुई। साहिल, ये वाकई काम करता है। मेरी दृष्टि बहुत साफ हो गई है। हाँ, फिर यह ठीक है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। राधिका सिंह चौंक गई।
साहिल तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आवाज इतनी कांप क्यों रही है? ये कहते हुए राधिका सिंह मुड़ने वाली थी। आदित्य शर्मा ने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ। दूसरी बहन पीछे मत देखो, अब महत्वपूर्ण समय है, तुम हिल नहीं सकती। ऐसा है तो ठीक है, तुम वाकई ठीक हो। राधिका सिंह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। मुझे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, आदित्य शर्मा ने अपने हंट काटते हुए कहा। शारीरिक रूप से आदित्य शर्मा ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से यह अभी भी एक बड़ी बात है। खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकने के लिए उसने अपनी आत्माओं को बढ़ाने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए, लेकिन ये तरीके सभी अस्थायी समाधान हैं। अब आदित्य शर्मा का चेहरा दम घुटने से लाल हो गया था और उसके माथे पर पसीना बारिश की तरह बह रहा था। वह पसीने से तरबतर था, जैसे कि वह सोना में रहा हो। इसी वजह से उसने राधिका सिंह को पीछे मुड़ने नहीं दिया। अगर राधिका सिंह ने उसका चेहरा देख लिया तो वह इसे कैसे समझाएगा? मैं खुद को मार डालूंगा। मैं क्या करूं? मैं अब और नहीं रुक सकता। आदित्य शर्मा का रोने का मन था। जितना वह इसके बारे में नहीं सोचना चाहता था, उतनी ही उस तरह की तस्वीर उसके दिमाग में आती थी। ये न केवल उसके दिमाग में आया बल्कि वास्तविकता का स्पर्श भी था। जैसे ही कल्पना और वास्तविकता का स्पर्श हुआ, आदित्य शर्मा के दिमाग में बच्चों के लिए अनुपयुक्त छवियां दिखाई दी। राधिका सिंह का संपूर्ण शरीर आदित्य शर्मा के दिमाग में आया और वह विभिन्न दृश्यों को बदलता रहा। नहीं, मैं वाकई अब और नहीं सह सकता। अचानक आदित्य शर्मा की नसें ढीली पड़ गई और फिर पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया, बर्बाद हो गया। ओह, इस समय राधिका सिंह को कुछ अलग महसूस हुआ। उसने अनजाने में अपने शरीर को हिलाया, लेकिन ये बेकार था। अजीबता अभी भी मौजूद थी। अजीब, इस बिस्तर में कुछ गड़बड़ है। मुझे क्यों लगता है कि कुछ मुझे उठा रहा है? साहिल, क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? नहीं नहीं, दूसरी बहन, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो। आदित्य शर्मा ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। सच में? राधिका सिंह ने संदेहपूर्ण ढंग से भैं सिकोड़ ली। नहीं, ये भ्रम नहीं है, बस कुछ मुझे तंग कर रहा है। ये कहते हुए राधिका सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया और पीछे टटोला। इस समय आदित्य शर्मा कांप गया और खड़ा हो गया। हाँ साहिल, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया, राधिका सिंह ने चीख कर कहा और मुड़कर आदित्य शर्मा को देखा। आदित्य शर्मा के पास अब समझाने का समय नहीं था। उसने एक पैर से बिस्तर से छलांग लगाई और दरवाजे की ओर भागा। दूसरी बहन, आज की मालिश खत्म हुई। मैं तुम्हें फिर कभी मालिश दूंगा। मैम, मैं बाहर जाकर सुविधा के लिए जा रहा हूँ। शब्द खत्म होने से पहले आदित्य शर्मा की आकृति गायब हो चुकी थी। साहिल, तुम्हारे कमरे में बाथरूम नहीं है, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? राधिका सिंह हैरान थी। इस समय उसके हाथ में एक नमी महसूस हुई और जब उसने नीचे देखा तो चादर पर एक पानी का निशान था। राधिका सिंह ने संदेहपूर्ण ढंग से इसे छुआ, फिर उसने अपना हाथ उठाकर अपनी नाक के नीचे सूंघा। क्या ये पसीने की गंध है? साहिल, इतना पसीना क्यों बहा रहा है? क्या मालिश इतनी थकाव है? रुको, कुछ गड़बड़ है। राधिका सिंह ने अपने शरीर को हिलाया। अब मुझे सुन्नता क्यों नहीं महसूस हो रही? वह क्या था? क्या ये हो सकता है? अचानक राधिका सिंह का चेहरा लाल हो गया और उसे आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा था। एक वयस्क के रूप में राधिका सिंह ने भले ही सुआ नहीं खाया हो, लेकिन उसने सुआ को दौड़ते देखा था। अगर वह इसे नहीं समझ पाती तो वह एक मूर्ख लड़की होती। अपने जैद हाथ को देखते हुए राधिका सिंह का चेहरा लाल और कोमल था, जैसे कोई फल। यह मूर्ख भाई वाकई प्यारा है। हाय, यह मेरी गलती भी है। मैं भूल गई कि साहिल एक बड़ा और जोशीला युवक है। वह आधे घंटे से अधिक समय तक इसे सहन कर सका। हाँ, वह दम नहीं घुट रहा होगा। मैं उसे देखने जाऊं। छोड़ो उसे, अब बहुत शर्मिंदगी हो रही होगी। हाँ, जब समय मिले मैं उसे एक गर्लफ्रेंड ढूंढने में मदद करूंगी और इस समस्या को हल करूंगी। राधिका सिंह ने अपना मुंह ढककर हंसी और उसकी हर तरह की भावनाएं प्रकट हुई। इस समय राधिका सिंह ने अपने हाथों में पसीने की गंध फिर से सूंघी। उसने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई। आदित्य शर्मा द्वारा छोड़ी गई गंध को सूंघते हुए उसका चेहरा धीरे धीरे थोड़ा धुंधला हो गया। इतना अच्छा भाई, क्या मैं उसे दूसरों को देने को तैयार हूं। कपूर मैंशन के तीसरे माले के सार्वजनिक बाथरूम में आदित्य शर्मा सिंह के पास खड़ा था। अपने चेहरे पर लगातार पानी छींट रहा था, अपने दिल में दबी हुई आग को धीरे धीरे दबा रहा था। मैं खुद को मार डालूंगा। मैं वाकई यह काम नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे फिर से किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। आदित्य शर्मा ने दर्पण में खुद को देखा। उसका चेहरा कड़वी मुस्कान से भरा था। भगवान, क्या यह मेरे लिए एक उपहार है या मेरे लिए सजा है? मुझे ऐसी 4 सुंदर बहनें देकर नहीं, मैं इस तरह नहीं चल सकता, वरना मैं दांत पीसकर पहली को जीत लूं। वैसे भी मेरे पास अब गदमर का आदेश है। ठीक है, दिन चुनने से अच्छा है कि सूरज से टकराया जाए। मैं अभी दूसरी बहन के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसका क्या मतलब है। आदित्य शर्मा ने दांत पीसे मन बना लिया।
मुड़ा और बाथरूम से बाहर निकल गया। जब वह कमरे में लौटने वाला था, उसने अचानक पाया कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। क्या ये दूसरी बहन का कमरा है? आदित्य शर्मा दरवाजे पर खड़ा होकर थोड़ा हिचकिचाया। दूसरी बहन को अभी भी मेरे कमरे में होना चाहिए। क्या मुझे पहले जाकर देखना चाहिए? आदित्य शर्मा को राधिका सिंह के कमरे के बारे में काफी जिज्ञासा थी। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं था। एक तरफ मुड़ा और राधिका सिंह के कमरे में घुस गया।